দেখো রেকর্ডিং এর মেসেজ গেছে আর স্ক্রিন শেয়ার আছে। यस मैम। ठीक है देखो हम लोग लास्ट क्लास में यहाँ 19 20 सॉरी 19 21 22 23 ये होमवर्क दिया था 7C का, वहीं से हम लोग स्टार्ट करने वाले। ये देखो 19 वाला तो हम लोगों ने क्या सीखा था लास्ट क्लास में, वेन डायग्राम सीखा था। ठीक है कि वेन डायग्राम में जो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन, मतलब जो लैंग्वेज का क्वेश्चन होता है सेट थ्योरी में, उसे बाई वेन डायग्राम यूज करके हम लोग कैसे कर सकते हैं। ठीक है तो उसमें 3 क्वेश्चन रह गया था, तो सबसे पहले वो कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, तो 19 बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोल सकते हो, या इंटरेस्टिंग भी है क्योंकि थोड़ा सा अलग है। बोल रहा है एट ए सर्टेन कन्फ्रेंस ऑफ 100 पीपल देयर आर 29 इंडियन वुमेन एंड 23 इंडियन मेन। तो कोई कन्फ्रेंस वहां है जहां पर 100 पर्सन थे। ठीक है 100 पीपल थे जिसमें से 29 इंडियन वुमेन थे और 23 इंडियन मेन थे। ठीक है फिर बोल रहा है आउट ऑफ दिस इंडियन पीपल, जितने भी इंडियन लोग थे, तो इंडियन इतने मेल इतने फीमेल ऐसे। ठीक है सॉरी इतने मेल इतने फीमेल, 29 इंडियन वुमेन है तो ये फीमेल और ये हो गए मेल। उसमें से बोल रहा है कि 4 जो है वो डॉक्टर्स थे, मतलब जितने भी इंडियंस थे वहां पर 4 आर डॉक्टर्स एंड 24 आइदर मेन और डॉक्टर। और 24 जो है या तो वो मेन है या फिर वो डॉक्टर है। देयर आर नो फॉरेन डॉक्टर्स, मतलब 100 पीपल का कन्फ्रेंस हो रहा है जिसमें इंडियन कितने हैं 29 एंड 23, ये दोनों इंडियन है। ठीक है मिला के अब इसमें से कोई डॉक्टर है कोई डॉक्टर नहीं है। ठीक है और कोई भी बाकी फॉरेनर, मतलब इंडिया के अलावा बाकी जितने भी कंट्री के लोग थे उनमें से कोई भी जो है वो क्या नहीं है, डॉक्टर नहीं है। द नंबर ऑफ वुमेन डॉक्टर अटेंडिंग द कन्फ्रेंस, तो हमें पूछ रहा है कि कितने वुमेन डॉक्टर है जो कि कॉन्फ्रेंस को अटेंड कर रहे हैं। तो मुझे ये बताओ सबसे पहले जो वुमेन डॉक्टर है वो क्या इंडियन है कि फॉरेनर होंगी, बोलो। इंडियन। इंडियन, क्योंकि बोल ही दिया है देयर आर नो फॉरेन डॉक्टर्स, तो हमारा ध्यान ये होना चाहिए कि जो भी लेडी डॉक्टर होंगी वो इंडियन ही होंगी, इतना है। ठीक है अच्छा अब यहाँ पर हमें इस चीज को डिनोट करना चाहिए। ठीक है कैसे करके डिनोट करेंगे, तो हम लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये सब नंबर्स दिए हुए तो एन ऑफ होगा। ठीक है तो हम ये जो 29 इंडियन वुमेन है हम इसे ऐसे लिख सकते हैं एन ऑफ इंडियन वुमेन। ठीक है ये आई डब्ल्यू लिख दिया, तुम लोग चाहो तो कुछ और भी लिख सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है मैंने आई डब्ल्यू से डिनोट किया है, 29 हो जाएगा। ठीक है एन ऑफ इंडियन मेल। ठीक है ये है 23। ठीक है ये 23 ऐसे दिया हुआ है नंबर ऑफ इंडियन में। आउट ऑफ दिस पीपल इंडियन पीपल आर आउट ऑफ दिस इंडियन पीपल 4 आर डॉक्टर्स। ठीक है तो कितने डॉक्टर्स है 4 डॉक्टर्स है, तो एन ऑफ डी नहीं लिख के हम इंडियन डॉक्टर लिखते या फिर सिर्फ डॉक्टर लिखेंगे तो भी वो इंडियन ही कहलाएगा, क्योंकि हमें जस्ट उसके बाद ही बोल रखा है कि कोई फॉरेनर डॉक्टर है ही नहीं। मतलब ये 4 लोग जो है चाहे वो लेडीज हो चाहे वो जेंट्स हो, ठीक है मेल हो या फीमेल, वो है तो इंडियन डॉक्टर। ये 4 जो डॉक्टर है ये इंडियन है, इस बात का कंफर्मेशन हमें क्वेश्चन खुद दे रहा है। 24 आइदर मेन और डॉक्टर, तो 24 को हम लोग कैसे लिखेंगे, आइदर मेन और डॉक्टर। तो आइदर एम फॉर मेन कर दिया, डी फॉर डॉक्टर कर दिया। ठीक है तो अब मुझे एक चीज बोलो कि आइदर और होने से क्या होगा, यूनियन या इंटरसेक्शन, ये दो चीज ही तो यूज होता है आइदर और होने से। यूनियन। यूनियन होगा। ठीक है अब ये डॉक्टर के आगे आई लगा देते हैं, यहाँ भी आई लगा देते हैं, इंडियन मेन और इंडियन डॉक्टर। ये एक्चुअली पूरे देखो डॉक्टर तो इंडियन ही है ये तो पहले ही बता दिया। और ये देखो इंडियन पीपल 4 आर, ये देखो आउट ऑफ दीज इंडियन पीपल 4 आर डॉक्टर्स एंड 24 आइदर मेन और डॉक्टर, मतलब 4 इंडियन और ये 24 भी इंडियन के बारे में ही बता रहा है, इसीलिए मैंने आई एम यूनियन आईडी ऐसे लिखा है। ठीक है ताकि हमें अच्छे से समझ में आए। क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन ये पूछा है कि नंबर ऑफ वुमेन डॉक्टर अटेंडिंग द कॉन्फ्रेंस, हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ वुमेन डॉक्टर। ठीक है वुमेन डॉक्टर इंडियन वुमेन डॉक्टर कितने हैं ये हमें बताना है। ठीक है अच्छा तो हम लोग इसको कैसे बता सकते हैं, देखो इसको हम ड्रॉ करके पहले समझाते हैं। ठीक है बाकी ये बिना ड्रॉ के भी हो जाएगा, हम पहले ड्रॉ करके समझाते हैं। तो देखो कन्फ्रेंस हुआ है कितने लोगों के अंदर, 100 पीपल के अंदर, तो हम लोग इसको जो है यूनिवर्सल सेट जैसा मान सकते हैं। ये पूरा स्क्वायर के अंदर कितने लोग हैं, 100 लोग हैं। ठीक है अच्छा अब इसमें से
दो सर्कल बनेगा, एक इंडियन मेन और एक इंडियन वुमेन, ठीक है। और इसको हम ओवरलैप नहीं करवाएंगे, ओवरलैपिंग का मतलब इसके साथ इसको जो है ज्वाइन नहीं करवाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर इंडियन मेन और यहाँ पर इंडियन वुमेन कर दिया, इसका कोई इंटरसेक्शन पॉइंट कभी आ सकता है? मतलब ऐसा हो सकता है कि मतलब क्या बोले, देखो ये इंडियन मेन और वुमेन, ये तो दो कैरेक्टर हो गया ह्यूमन बीइंग का कि लेडीज है जेंट्स है, ठीक है। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या? जब कोई कॉमन पॉइंट होता है, क्या इस बात पे कोई कॉमन पॉइंट हम लोग निकाल सकते हैं कि कोई मेन भी और वुमेन भी है? ऐसा थोड़ी होता है, बोलो। क्या यहाँ पर इंटरसेक्शन होगा? नहीं होगा। तो इसीलिए इसको अलग अलग किया है, ये डिसजॉइंट सेट जैसा होगा, यहाँ पर कुछ इंटरसेक्शन हो नहीं सकता है। डिसजॉइंट सेट अगर याद है कि जहां पर कुछ कॉमन पॉइंट नहीं है, ये वैसा एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। ये वैसा क्वेश्चन बन गया जहां पर हमारा कोई डिसजॉइंट सेट नहीं बने। ये ऐसे मैंने सर्कल बना लिया, ठीक है। अच्छा, अब एक सर्कल के अंदर वैल्यू 29 हो जाएगा और दूसरे वाले सर्कल के अंदर वैल्यू 23 हो जाएगा। हम यहाँ पर लिखेंगे इंडियन मेल, यहाँ पर इंडियन वुमेन करें या फिर जैसा चाहो कर सकते हो। लेकिन इनमें एक कॉमन चीज है, क्या है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो फीमेल है और डॉक्टर है, कुछ ऐसे हैं जो कि मेल है और डॉक्टर है और इंडियन है, ठीक है। ये कॉमन चीज है, बोल सकते हैं, ठीक है। ये सर्कल के अंदर कुछ लोग डॉक्टर है, ये सर्कल के अंदर भी कुछ लोग डॉक्टर है, और दोनों ही सर्कल इंडिया का है, ठीक है। मतलब इंडियन पीपल को बता रहा है। और बाहर जो दिख रहा है ये सर्कल के बाहर, ये फॉरेनर होंगे। अच्छा, अब देखो बोला है चार जो है, चार पर्सन्स जो है वो डॉक्टर है, ठीक है। तो अब डॉक्टर जो है वो मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, हमें तो नहीं पता, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ क्वेश्चन में जरूर पूछा है कि कितने फीमेल डॉक्टर है, मतलब कुछ मेल डॉक्टर भी हो सकते हैं, ठीक है। या फिर हो सकता है कि सभी जो नहीं, सभी फीमेल होता तो ये चार जो है ऐसे थोड़ी ना बोलता कि चार लोग डॉक्टर है बताओ कितने फीमेल है, मतलब कुछ मेल भी डॉक्टर है, ठीक है। ये चार में से कुछ मेल भी डॉक्टर है। तो इसका मतलब ये डॉक्टर का हम सर्कल ऐसे बना देते हैं, ठीक है, समझाने के लिए कि कुछ डॉक्टर्स जो कि मेल है, कुछ डॉक्टर्स जो कि फीमेल है, ऐसे, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये जो सर्कल मैंने ऐसे बनाया ना, इस सर्कल का नाम दे देते हैं इंडियन डॉक्टर, ठीक है। ये सर्कल, पूरे सर्कल का वैल्यू 4 है, ये पूरा जो सर्कल दिख रहा है ये पूरे सर्कल का वैल्यू 4 है। ये पूरे सर्कल के अंदर का जो ये मैंने पूरा जो ऐसे कर दिया, ये पूरे सर्कल का वैल्यू क्या है? 4 है, ठीक है। ये पूरे सर्कल का वैल्यू 4 है। हमें ये ढूंढना है कि इसमें से ये जो फीमेल, ये वुमेन है, ये यहाँ का हिस्सा कितना है, यही तो ढूंढना है कि डॉक्टर भी है, मेल भी है, मतलब सॉरी फीमेल है, डॉक्टर है, इंडियन है। तो ये पूरा सर्कल इंडिया के अंदर, इंडिया को ही डिनोट कर रहा है, इंडियन पीपल को। तो फिर ये वाला पोर्शन ढूंढने से ही होगा, ये हमारा क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो ये हम लोग का क्वेश्चन मार्क पोर्शन हो गया। तो हम इसको ऐसे दूसरे कलर से दिखाते हैं, हमें ये वाला पोर्शन ढूंढना है, ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो हमें आंसर मिल जाएगा। ये वाला पोर्शन हमें क्या बता रहा है? इंडियन वुमेन डॉक्टर, ठीक है। ये वैल्यू अगर निकाल लेते हैं तो बन जाएगा। अच्छा, ये वैल्यू कैसे निकालेंगे? अब हम लोग जो है टू सेट है तो टू सेट ऑपरेशंस का फॉर्मूला लेंगे। तो एन ऑफ मेल, हम ऐसे लिखते हैं मेल यूनियन डॉक्टर, ठीक है। मैंने ये वाला क्यों लिखा अभी समझ में आएगा। ये यहाँ पर यही वैल्यू दिया हुआ था मेल यूनियन डॉक्टर का, इसीलिए मैंने लिखा। और आई आगे लिख सकते हो इंडियन मेल और इंडियन डॉक्टर, ठीक है। ऐसे लिख सकते हो या फिर सिंपल इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इतना लिखेंगे तो अजीब सा देखने में लगेगा, इसको हम लोग ऐसे डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। ये या फिर ये एक ही बात है, लेकिन आई लिखने से क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे तो काफी बड़ा होगा, इसलिए मैंने उसको शॉर्टकट कर दिया। तो एन ऑफ एम प्लस एन ऑफ डी माइनस एन ऑफ एम इंटरसेक्शन डी, ये हो गया, ठीक है। तो एम यूनियन डी कितना है? 24 है। एन ऑफ एम कितना है? 23, ठीक है। ये आई एम ही तो है ना। और एन ऑफ डी कितना है? एन ऑफ डी जो है वो है हम लोग का 4, ठीक है, इंडियन डॉक्टर, माइनस एन ऑफ एम इंटरसेक्शन डी। ये सॉल्व करने से क्या आएगा देख, एम इंटरसेक्शन डी इक्वल हो जाएगा 27 माइनस 24। तो यहाँ पर आंसर आ गया 3, ठीक है। तो ये क्या निकल गया?
एम इंटरसेक्शन डी, एम इंटरसेक्शन डी मतलब मेल भी है डॉक्टर भी है, ठीक है, मेल भी है डॉक्टर भी है। तो मुझे बता सकते हो ये 3 मुझे कहाँ लिखना चाहिए ये ड्रॉ में, क्योंकि मैंने अलग अलग कलर दिया है तो कलर के हिसाब से मुझे बता सकते हो ये 3 मुझे कहाँ लिखना चाहिए। येलो पार्ट। हाँ यहाँ पर ये 3 यहाँ पर हो जाएगा। और टोटल डॉक्टर 4, तो फीमेल डॉक्टर कितनी हो जाएंगी? 1। 1, ठीक है, यही आंसर देना था, ठीक है, सिंपल यही आंसर देना था, सी आंसर 1 हो जाएगा, ये आंसर 1 हो गया, ऑप्शन हम लोग का सी हो जाएगा, ठीक है, ये बन गया। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, ये वाला हो गया हम लोग का 21, 22, 23, ठीक है, एक ही क्वेश्चन का 3 पार्ट से। Out of 2000 employees in an office, 48% प्रेफर्ड कॉफी, ठीक है, तो हम एक एक करके लिखते जाते हैं, ये परसेंटेज में दिया हुआ है, नंबर में नहीं दिया हुआ है, तो फिर भी हम एन ऑफ ही लिखेंगे, भले ही ये मुझे नंबर नहीं दिया है, हम बाद में इसे नंबर में ट्रांसफर कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि जो भी ये परसेंटेज अप्लाई होगा वो कितने वैल्यू पे होगा, मुझे पहले ये बता सकते हो कि जो भी ये परसेंटेज अप्लाई होगा वो कितने वैल्यू पे होगा। अगर 2000 इंप्लॉइज पे सर्वे हो रहा है, 48% प्रेफर्ड कॉफी, यानी नंबर ऑफ पर्सन हु प्रेफर्ड कॉफी कितना होगा? 48 आउट ऑफ 100। হ্যাঁ 48 आउट ऑफ 100, কিন্তু এটা তো 2000 एम्प्लॉय, मैंने এটা ठीक ही बोला, जो मींस 100 लोगों में 48 जो है कॉफी प्रेफर करते हैं, इसका मतलब ये है, लेकिन हमारा सर्वे तो 2000 लोगों पे है, फिर 2000 लोगों पे कितने लोग जो है कि कॉफी प्रेफर करेंगे? अगर 100 पे 48 तो 2000 पे कितना? मतलब 2000 पे अगर 48% लगाएंगे तो नहीं आएगा। 20 into 48। 20 into 48, हाँ वो तो आ जाएगा, लेकिन ये कंसेप्ट समझ में आएगी नहीं। जैसे अगर किसी को मान लो 48 मिला है आउट ऑफ 100, तो उसको 200 में कितना मिल सकता है? अगर यही रेशियो वो लेके चल रहा है कि उसे 100 में 48 मिलता है, तो उसे 200 में कितना मिलेगा, कैसे निकालोगे? into 2। इंटू 2, ठीक है। सेम तरीके से मुझे अगर 2000 में निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अब इंटू इंटू करके हम लोग करेंगे तो हमें टाइम लगेगा, तो सिंपल हम लोग ऐसे भी तो कर सकते हैं, 200 का अगर 48% करोगे तो भी आंसर आ जाएगा। जैसे ये वाला एग्जांपल दिया ना, 200 का 48% करके देखो, वही आंसर आएगा जो इंटू 2 करने से आएगा। कैलकुलेटर ओपन नहीं हो रहा है। 9600। দুটোতেই আসছে তো? है मैम। वही आएगा। ये लो, ये स्टिक हो गया इधर। वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा, हैंग कर दिया लग रहा है। गया, ठीक है। अच्छा देखो, तो वही हम बता रहे थे कि हमें सर्वे पे 2000, मतलब जो भी परसेंटेज है हमें कितने पे अप्लाई करना पड़ेगा? 2000 पे। क्यों? क्योंकि हमें 2000 के अकॉर्डिंग डेटा को कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन हम अभी जो डिनोट करेंगे वो परसेंटेज से ही कर रहे हैं। तो एन ऑफ सी हो गया 48%, और बोल रहा है 54% लाइक टी, और इन्होंने ना बता ही दिया है किससे डिनोट करना है, तो सी फॉर कॉफी, टी फॉर टी, ये बता ही दिया है, ठीक है, तो हम लोग वैसे ही यूज करेंगे।
तो यहाँ पर हो जाएगा n ऑफ t, n ऑफ t हो जाएगा 54%। ठीक है, n ऑफ t हो गया 54%। 64% यूज्ड स्मोक। अच्छा, फिर बोला है आउट ऑफ द टोटल 28% यूज्ड C एंड T। तो इसका मतलब C एंड मतलब इंटरसेक्शन होता है, बता ही दिया है, C एंड T, ये 28% बता रखा। अच्छा, इसके बाद बताया है 32% T एंड S। 32% T एंड S, 30% C एंड S। Only 6% did none of this। Only 6% did none of this का मतलब होता है कि जिनको चाय भी पसंद नहीं है, कॉफी भी पसंद नहीं है, स्मोक भी पसंद नहीं है, उसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे? ये 6% को हमें कैसे डिनोट करना चाहिए? 6% का मतलब है ना चाय पसंद है, ना कॉफी पसंद है, ना स्मोक पसंद है। ठीक है, तो फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पसंद। देखो ये पूरा सर्वे यानी ये 2000 जो है ये हम लोग यूनिवर्सल सेट में ले सकते हैं ना। ये 2000 लोगों पे सर्वे हो रहा है, तो जब हम लोग ड्रॉ करेंगे तो ये पूरे स्क्वायर के अंदर 2000 होगा, इसके अंदर कॉफी टी ये सब आ जाएगा, स्मोक, ये 3 सर्कल आ जाएगा। लेकिन ऐसे लोग हमें देखना है, मान लो ये हो गया टी, कॉफी और स्मोक एग्जाम्पल के तौर पे। ये बाहर जो लोग हैं जिन पे सर्वे तो हुआ है, लेकिन ये लोग जो है ना तो टी पसंद करते हैं, ना तो कॉफी पसंद करते हैं, ना तो स्मोक पसंद करते हैं, ऐसे लोग हैं। तो ये चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सेट में जो यूनिवर्स के पास है बट सेट के पास नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हमें ये बिंदी बिंदी ढूंढना पड़ेगा ना, ये जो पॉइंट 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 क्या है, वही 6% लोग है जिन पे सर्वे तो हुआ बट उन्हें ये तीनों में से कुछ नहीं पसंद है, तो उसको हम लोग कैसे लिखते हैं बोले? इसका मतलब तो ये हुआ ना यूनिवर्सल सेट में है लेकिन। हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री। कम्प्लीमेंट। तो क्या कम्प्लीमेंट लिखेंगे? टी कम्प्लीमेंट, ठीक है, एंड सी कम्प्लीमेंट, एंड और क्या है? एस कम्प्लीमेंट। ठीक है, ये कम्प्लीमेंट से डिनोट होना चाहिए। एंड क्यों दिया? क्योंकि टी पसंद नहीं है, एंड कॉफी पसंद नहीं है, एंड स्मोक और होने से तो फिर ये हो जाएगा ये पसंद है ये पसंद नहीं है, वैसा नहीं, तीनों ही नहीं पसंद है, दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन, ये 6% हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब हमें क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है? पूछा है कि द नंबर हैविंग ऑल द थ्री इज, द नंबर हैविंग ऑल द थ्री इज, पहला क्वेश्चन ये पूछा है। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पर द नंबर ऑफ इम्प्लॉइज हैविंग टी एंड एस बट नॉट सी इज। फिर उसके बाद बोला है द नंबर ऑफ इम्प्लॉय प्रेफरिंग ओनली कॉफी। ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले बोला है कि तीनों चीज पसंद करते हैं, द नंबर ऑफ हैविंग ऑल द थ्री, तीनों चीज पसंद करते हैं, मतलब सर्कल का ये वाला पॉइंट ढूंढना है ना। तो तीनों चीज पसंद करते हैं, उसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे? 21 नंबर क्वेश्चन में पूछा है वो नंबर ऑफ पर्सन बताना है जो तीनों चीज पसंद करते हैं, मतलब टी, कॉफी और स्मोक। तो इसको कैसे जोड़ेंगे? मतलब एंड होना चाहिए कि और होना चाहिए, ये बताओ। मतलब यूनियन होगा कि कॉमन पॉइंट ढूंढना है? तीनों पसंद करते हैं तो मुझे क्या करना चाहिए? मतलब तीनों का यूनियन होगा कि तीनों का बस कॉमन पॉइंट होगा? कॉमन पार्ट। देखो यहाँ पर कॉमन पॉइंट होने से हम लोग का कौन सा, ये वाला पॉइंट मैंने बताया ना। अच्छा हाँ, थोड़ा मेरे से गलती हुआ है, देखो सुनो क्या हुआ है। यहाँ पर बोल रहे द नंबर ऑफ हैविंग ऑल द थ्री, मतलब कितने लोग हैं जो तीनों चीज को लेते हैं। तो इसका मतलब ये वाला तो वो हो जाएगा, वो लोग हैं जो तीनों चीजों को पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो इंग्लिश है ये नहीं बता रहा है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा समझना मेरा गलत हो रहा है। द नंबर ऑफ हैविंग ऑल द थ्री, कितने लोग हैं जो तीनों चीज पसंद करते हैं, मतलब ये बताना है मुझे। टी, कॉफी, मतलब ये देखो टी, कॉफी और स्मोक। ठीक है, मुझे ये बताना है कि तीनों चीज पसंद करते हैं ऐसे कितने लोग हैं, मतलब ये सर्कल का वैल्यू प्लस ये सर्कल का वैल्यू और ये सर्कल का वैल्यू, मुझे ये बताना है। मुझे ये नहीं पूछा है कि मतलब ये अगर पूछता ना कि
मतलब इसका लैंग्वेज क्या होता, रुको हम देखते हैं इसका लैंग्वेज क्या होता। द नंबर हैविंग ऑल द थ्री, ऐसे नहीं होके ऐसे होना चाहिए था, द नंबर ऑफ पर्सन लाइक ऑल द थ्री, ठीक है, ऐसे होना चाहिए था कि तीनों चीज पसंद करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर लाइक नहीं बोल रहा है कि नंबर ऑफ हैविंग ऑल द थ्री, ठीक है, कितने ऐसे लोग निकल के आए जो तीनों कैटेगरी में आ रहे हैं, मतलब यहाँ पर कोई ना कोई कैटेगरी में आ रहे हैं। इसका मतलब ये है द नंबर हैविंग ऑल द थ्री इज, द नंबर हैविंग ऑल द थ्री इज का मतलब कि जो लोगों पे सर्वे किए वो लोगों पे कितने ऐसे लोग आ रहे हैं जो कि ये तीन कैटेगरी में किसी ना किसी कैटेगरी में आ रहे हैं, ठीक है। ये किसी ना किसी कैटेगरी में आ रहे हैं, ये पोर्शन नहीं पूछ रहा है। ये हमें कौन सा पोर्शन पूछ रहा है, हम दिखाते कलर करके, हम कलर करके समझाते हैं। ये हमें ये पूछ रहा है, ठीक है। और क्या पूछ रहा है, ये भी पूछ रहा है, ये सर्कल का वैल्यू ऑल द थ्री, ठीक है। और ये पूछ रहा है, ये देख रहे हो, ये तीनों चीज पूछ रहा है। ये सर्कल, ये सर्कल और ये सर्कल, ये पूछ रहा है। और हैविंग ऑल द थ्री का मतलब ये है। तो इसका मतलब क्या होगा बोलो तो, यूनियन। यूनियन होगा। एक्चुअली ये यूनियन पूछ रहा है, ये लैंग्वेज जो दिया हुआ है उसमें ये पूछ रहा है कि द नंबर हैविंग ऑल द थ्री, पहला क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में बोला है द नंबर ऑफ एम्प्लॉय हैविंग टी एंड एस बट नॉट सी। तो इसको कैसे लिखेंगे, हैविंग टी एंड एस बट नॉट सी। टी एंड एस ये तो बता ही दिया है, तो एंड मतलब इंटरसेक्शन होगा, बट नॉट सी को कैसे डिनोट करेंगे। अभी नॉट वाला हम लोगों ने देखा ना क्या होता है, नॉट मतलब, नॉट मतलब कॉम्प्लीमेंट। कंप्लीमेंट, तो सी का कंप्लीमेंट होगा एंड नॉट सी, तो एंड ये लग गया। और 23 में क्या हो जाएगा, 23 में हो जाएगा, बोल रहा है द नंबर ऑफ एम्प्लॉय प्रेफर ओनली कॉफी, तो यहाँ पर हो जाएगा ओनली कॉफी, इसको तो ऐसे लिख लेंगे, ओनली कॉफी, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग को निकालना पड़ेगा सबसे पहले ये पॉइंट और ये पॉइंट, ठीक है। चलो तो पहले निकालते हैं एन ऑफ टी यूनियन सी यूनियन एस, नंबर ऑफ, ये टी होगा प्लस एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ एस माइनस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी, सभी के साथ एक एक बार इंटरसेक्शन जो है माइनस होगा, टी के साथ सी का, टी के साथ एस का, ठीक है। हम ऐसे करके ही याद रखते हैं, ऐसे रख सकते हो, टी के साथ सी, टी के साथ एस, टी के साथ टी सी, और सी एस होना चाहिए, ठीक है। तीन होगा ना, तो एक हो जाएगा सी और एस, और एक क्या हो जाएगा, तीनों ऐड हो जाएगा, टी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन एस, ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एन ऑफ टी परसेंटेज में हमें मिल गया, एन ऑफ टी है 54%, एन ऑफ सी है 48%, एन ऑफ एस है 64%। अच्छा, टी इंटरसेक्शन, टी इंटरसेक्शन सी है हमारे पास, ये रहा टी इंटरसेक्शन सी 28%। अच्छा, टी इंटरसेक्शन एस ये भी है 32%, सी इंटरसेक्शन एस ये भी है 30%, प्लस ओ अच्छा, सॉरी मैंने क्या बोल दिया, ठीक है, मेरे से थोड़ा गलत हो गया है, फिर से रुको। मतलब गलत क्या हो गया है, मैंने इसको गलत इंटरप्रेट, पहले सही किया था बट अभी गलत हो गया, सॉरी। हाँ, ये देखो बोल रहा है द नंबर हैविंग ऑल द थ्री जो है ना, ये यही होगा, पता नहीं मेरे से गलती हो गया ये वाला, रुको रुको, ये ठीक है, ये ठीक बोला था तुमने, टी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन एस, ठीक है।
ये हैविंग ऑल द थ्री का मतलब कॉमन ही होगा। मैंने कुछ गलत ही इंटरप्रेट कर दिया, पहले सही सोचा था, पता नहीं क्यों इसको मैंने फिर से कुछ अलग ही सोच लिया। ये ठीक बोला था, ये 6% होगा, ये सही था, ठीक है। ये सॉरी सॉरी, ये कहाँ पर चला गया, ये 6% नहीं, हमें बोला था हैविंग ऑल द थ्री निकालने के लिए, तो पता नहीं ये पॉइंट पे बार बार गलती कैसे हो जा रहा है। तो ये क्वेश्चन पूछा था, हैविंग ऑल द थ्री का मतलब यही होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। मैंने ये गलत बता दिया, सही बताते बताते पता नहीं गलत कैसे बता दिया। टी सी और एस हैविंग ऑल द थ्री का मतलब यही वाला पॉइंट होगा, मेरा गलती है, ठीक है। ये देखो, ये वाला पॉइंट होगा, ये हैविंग ऑल द थ्री मतलब ये वाला पॉइंट होगा, सही बताया था तुमने, यही वाला पॉइंट हमें ढूंढने बोला है, ठीक है। ये लैंग्वेज का मतलब यही होता है, हैविंग ऑल द थ्री। मैंने कुछ गलत इंटरप्रेट कर लिया इसको बाई चांस, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर, ये मेरा क्वेश्चन कहाँ चला गया? हाँ ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर, ये हमें टी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन एस एक्चुअली निकालना है कि हैविंग ऑल द थ्री का आंसर क्या होगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये है। अब टी यूनियन सी यूनियन एस निकालना है। टी यूनियन सी यूनियन एस का मतलब ये जो तीनों सर्कल का वैल्यू है ये कितना होगा, ठीक है। अब अगर एक चीज देखोगे तो इधर जो भी डेटा लिखा हुआ है ना, परसेंटेज में लिखा हुआ है, तो परसेंटेज मतलब आउट ऑफ 100 हर एक डेटा लिखा हुआ है। 54% का मतलब आउट ऑफ 100, 48% का मतलब आउट ऑफ 100, 64% का मतलब आउट ऑफ 100। तो अगर सारा चीज आउट ऑफ 100 दिया हुआ है इक्वल के एक साइड, तो इक्वल के इधर भी हमें आउट ऑफ 100 ही लिखना पड़ेगा। तो ये टी यूनियन सी यूनियन एस को हम लोग कितना परसेंट बोल सकते हैं? टी यूनियन सी यूनियन एस का मतलब ये पूरा पोर्शन हुआ ना, ये देखो, ये वाला, ठीक है। और इसके अंदर का डेटा इंटरप्रेट किया हुआ है कि ये कितना है, ये कितना है, ये कितना है, इस तरीके से। तो ये पूरा सर्कल को हम लोग क्या बोल सकते हैं? ये तीनों सर्कल के टोटल वैल्यू को क्या बोल सकते हैं? 100%. हाँ 100% बोल सकते हैं, ठीक है। ये हम लोग 100% बोल सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे 100%। तो ये पूरा हम लोग का सर्वे 100% में हो रहा है, ठीक है। अच्छा देखो, हाँ और एक चीज भी समझने वाला है कि क्या हम लोग ये सर्कल को 100% बोले, ठीक है, 100% सही है कि इधर भी 100% होना चाहिए, लेकिन ये तीनों सर्कल को 100% बोले, ये या फिर ये पूरे स्क्वायर बॉक्स को हमें 100% बोलना चाहिए, ये बताओ। क्या हम लोग सिर्फ ये तीनों सर्कल को 100% बोले कि ये स्क्वायर बॉक्स को 100% बोले, ये बताओ। क्योंकि हमारा सर्वे तो टोटल 2000 लोगों पे हो रहा है, तो अगर 2000 यहाँ पर हमारा इक्विवेलेंट टू कितना है, 100% है कि बस ये वाला पोर्शन इक्विवेलेंट टू 100% है? क्या लगता है ड्रॉ के हिसाब से? Only circles. ओनली सर्कल लग रहा है, अच्छा। तो देखो एक चीज कि अगर सिर्फ सर्कल हमारा 100% है, तो यहाँ पर देखो 6% ऐसे लोग हैं, ये जो पॉइंट पॉइंट वाला है ये 6% लोग है, तो स्क्वायर बॉक्स का वैल्यू 106% हो जाएगा अगर हम लोग इसको 100% मानते हैं, ठीक है। मान सकते हैं, लेकिन सोचेंगे कि क्यों नहीं होगा, क्या होगा ये, इसको अगर हम लोग 100% मानेंगे, और ये स्क्वायर बॉक्स का ये जो पॉइंट दिख रहा है, ये पॉइंट पॉइंट जो मैंने ड्रॉ किया, क्या ये 6% को डिनोट नहीं करेगा? क्योंकि वो तो कंप्लीमेंट वाला पोर्शन था, बोलो करेगा कि नहीं करेगा? No, ma'am. नहीं करेगा ना। देखो एक चीज समझो कि ये वाला, ये 6% कौन सा वैल्यू है, पहले याद करो, 6% कौन सा वैल्यू, ये पॉइंट पॉइंट वाला 6% है कि नहीं है? Yes, ma'am. है ना। ये ब्लू ब्लू कर देते हैं, चलो ये ब्लू ब्लू कर दिया, ये ब्लू ब्लू वाला कितना परसेंट है? पहले ऐसे सोचो, 6%. 6%। ये ब्लू ब्लू वाला 6% है, ठीक है। ये ब्लू ब्लू वाला 6% है। अच्छा, और ये जो येलो येलो वाला दिख रहा है, ये फिर कितना परसेंट मानेंगे? अगर ये 6% है, देखो परसेंट तो 100 होता है, अगर ये स्क्वायर के इतना पोर्शन 6% है, तो ये बाकी पोर्शन कितना होगा?
94%. 94%, तो इसे हम लोग क्या मानेंगे 94। इससे अगर हम लोग 100 मानेंगे तो प्रॉब्लम क्या होगा, +6 होके 106% हो जाएगा। लेकिन हमारे इधर तो सारा डेटा आउट ऑफ 100 है, 106 तो कुछ भी नहीं है ना। तो दोनों साइड तो हमें मैच करना पड़ेगा, तभी तो जाके हम लोग आंसर कर पाएंगे। तो इसका मतलब ये जो यूनियन वाला पोर्शन दिख रहा है, इसको हमें कितना लिखना पड़ेगा, 100 - 6%। क्यों इसको 100 नहीं मान सकते, ये इस कारण से नहीं मान सकते। अगर इसे 106 मानेंगे तो फिर इधर भी 106 आउट ऑफ डेटा होना चाहिए था ना, जो तो हमारे पास है नहीं। ठीक है, तो हम लोग फिर इसको क्या मानेंगे, 100, ये पूरा 100% मान लेंगे कि 2000 लोगों पे जो सर्वे हुआ है यही हमारे 100% लोग हैं। जो जो 2000 लोगों पे हमारा सर्वे हुआ है, तो 6% उसमें से ऐसे लोग हैं हमें पता है जिनको कुछ भी नहीं पसंद है। ठीक है, तो इसका मतलब तीनों चीजों का जो मतलब टोटल हम लोग लिखेंगे कि भाई हाँ तीनों चीज पसंद है किसी ना किसी पर्सन को, आइदर टी और कॉफी और जो है स्मोक, तो वो कितने परसेंट लोग हो गए, 94%। अब इधर का सारा टोटल करके देखना पड़ेगा कितना होगा, 54 + 48 + 64 -28 -32 -30, 76% प्लस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन एस। ठीक है, अब ये 76 - 94, तो ये हो जाएगा 18%। ठीक है, तो कॉमन पोर्शन निकल के आ गया ये वाला पोर्शन। ठीक है, ये वाला पोर्शन का वैल्यू कितना निकल के आ गया, 18%। लेकिन मुझे इसको नंबर में दिखाना है, तो बोलो नंबर कितना होगा। ये परसेंटेज में निकल के आया कि 18% लोगों को तीनों चीज पसंद है। ऐसे 18% लोग हैं जो चाय भी पी लेते हैं, कॉफी भी पी लेते हैं और स्मोक भी कर लेते हैं। ठीक है, तो मुझे ये बोलो कि ये ऐसे नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे। परसेंटेज में तो 18% है, नंबर ऑफ पर्सन देखो, आउट ऑफ 118, तो हमें क्या निकालना है, आउट ऑफ 2000, बोलो कितना होगा। 18 into 20. 18 × 20, या फिर हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ये देखो सिंपल, 2000 × 18%, उसका मतलब भी वही 18 × 20 होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 360। ऑप्शन ए के साथ मैच हो रहा है, 360 ऑप्शन ए के साथ जा रहा है। ठीक है, फिर बोला है द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैविंग टी एंड एस बट नॉट सी। ठीक है, हमें पूछा है टी एंड एस बट नॉट सी, तो कौन सा वाला पोर्शन मुझे निकालना है, बता सकते हो। टी एंड सी बट नॉट, टी एंड एस बट नॉट सी, मतलब कौन सा पोर्शन निकालना है। हम यहाँ पर अलग से ड्रॉ करते हैं, टी कॉफी स्मोक। ठीक है, ऐसे बना लिया। अच्छा, अब हमारे पास एक 360 वैल्यू आया है। 360 कहाँ पर होगा, टी एंड सी, ये 18% से दिखा देते, चलो ये हम दिखा देते, ये वाला जगह हमें मिल गया 18%। ठीक है, ये अभी आंसर हमें मिला 18%। अच्छा, अब हम लोग को 48% हमें पता है, 48% ये हम नाम दे देते, ये टी दे दिया, ये कॉफी दे दिया, ये स्मोक दे दिया। ठीक है, अच्छा अब मुझे यहाँ पर क्या क्या डेटा मिला हुआ था, सी एंड टी 28%, सी एंड टी 28%। ठीक है, तो मुझे एक चीज बोलो, सी एंड टी जो है 28% दिख रहा है ये दोनों का, तो ये 18% है, तो ये कितना होगा, मतलब मेरा बात समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पर सी एंड टी दिया हुआ है 28%। ठीक है, तो सी एंड टी 28% का मतलब कौन सा पोर्शन 28% है, बोलो तुम। ये पूरा पोर्शन 28% है, लेकिन इस पोर्शन का इतना मुझे पता है 18%, तो इतना क्या होगा ये हम पूछ रहे हैं, क्या हम समझा पाए। 10%. हाँ 10% होगा। ठीक है, कैसे निकालेंगे, 28 minus 18. हाँ 28 - 18 यानी 10%। ठीक है, अच्छा अब और एक चीज भी देखो, यहाँ पर हमें बोल रखा है कि टी एंड एस 32%, तो टी और एस का 32% है, लेकिन इतना 18 है, तो वो इधर वाला कितना हो जाएगा, 24.
सॉरी 14%. हाँ 14% हो जाएगा, ठीक है। ये पोर्शन मेरा 14% हो जाएगा। कैसे आया 14%? माइनस करने से आ जाएगा। किसके साथ कितना माइनस करना पड़ेगा? 32 माइनस 18, तो आ जाएगा 14%, ठीक है। ये 10% आ गया। चलो पूरा सर्कल ही बना लेते हैं फिर। ए सी एंड एस 30%, मतलब ये पूरा सी एंड एस, मतलब ये रेड और ये ब्लू, ये पूरा बोल रहा है 30%, ठीक है। तो मुझे बताओ ये इतना पोर्शन कितना होगा? 12%. 12, ठीक है। ये हो गया 12%। अच्छा, अब ये जो सर्कल देखो, टी का पूरा वैल्यू कितना है? टी का पूरा वैल्यू 54% है, जिसमें से ये 14 है, ये 18 है, ये 10 है, तो ये कितना होगा? ये पूरा ग्रीन वाला 54% है, लेकिन ये ग्रीन वाले का अलग अलग पोर्शन हम लोगों ने निकाल रखा है। एक 14 है, एक 18 है, एक 10 है, तो ये कितना होगा? बोलो। ये ग्रीन वाला जो पूरा है, ये पूरा ग्रीन वाला, इसका वैल्यू है, कहाँ गया? 54। ये पूरा ऐसे ऐसे जो कर दिया मैंने, ये पूरा 54 है, लेकिन ये और ये हमें पता है, तो ये पोर्शन कितना हो? কোন পোর্শনটা? এই যে এটা, শুধু টি, অনলি টি। 54 minus 10 plus 18 plus 14. এটা করতে হবে। 54%, और इसमें से माइनस कर देंगे ये सब ऐड करके, 10 प्लस 14 प्लस 18, और उसके बाद देखना पड़ेगा कितना होगा। बोलो कितना होगा? 10 20 30 30 40 42 माइनस हो रहा है। 12 होगा शायद, देख लो तो एक बार। 12%. 12%, ठीक है। अच्छा, अब सेम तरीके से हम लोग सी का देखते हैं। एन ऑफ सी कितना है? एन ऑफ सी है हम लोग का 48%, मतलब ये पूरा जो ब्लू वाला सर्कल है, इसका पूरा वैल्यू है 48%। तो सिर्फ ये कॉफी का वैल्यू कितना होगा? ये पूरा वैल्यू है 48%, ये पूरे सर्कल का ब्लू कलर के अंदर जो भी आ रहा है, मतलब ये पूरा। मुझे ये इतना चाहिए, क्योंकि वो नहीं है ना मेरे पास, वो लिख लेंगे, तो जो भी क्वेश्चन पूछेगा उसका आंसर दे देंगे। सेम तरीके से निकालेंगे। माइनस कितना हो जाएगा? क्या क्या ऐड करेंगे? 10 प्लस 18 प्लस 12%, है ना? तो कितना हो जाएगा देखो? 8%. 8%। अच्छा ठीक है, तो ये 8% हो गया, और बचा ये रेड वाला। सभी निकल गया, जो भी क्वेश्चन पूछेगा हम लोग आराम से कर सकते। रेड वाला बोला है 64%, ये पूरा 64% है, तो ओनली स्मोक कितना हो जाएगा? ये ऐड हो जाएगा, देखो कितना। 20%. अच्छा, तो ये हो गया मेरा 20%, ठीक है। अब इतना कुछ चाहिए नहीं था, बट ये देखो पूरा डेटा इस तरीके से अगर निकाल लेते हैं तो हम लोग कोई भी क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। वैसे तो हमें पूछा है टी इंटरसेक्शन एस इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट, मतलब कौन सा जगह पूछा है, हम ये कलर से दिखाते हैं। हमें पूछा है टी इंटरसेक्शन एस, तो पहला बात से टी इंटरसेक्शन एस का मतलब ये होता है, लेकिन नॉट सी। नॉट सी मतलब उसमें स्मोक का पार्ट नहीं आना चाहिए, तो कौन सा पोर्शन आएगा? ये वाला। हाँ कि ना? देखो, हम एक बार लिखते हैं क्वेश्चन, तो है ना, समझ में आया? Yes, ma'am. ये देखो, टी इंटरसेक्शन एस चाहिए बट नॉट सी चाहिए, ठीक है। ये पूछा था, तो टी इंटरसेक्शन एस मतलब ये येलो को अगर पूरा भर लेते हैं यहाँ तक, ठीक है, तो ये टी इंटरसेक्शन एस हो जाता है। लेकिन मुझे तो स्मोक वाला पार्ट नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो ना बोल रखा है, तो हटा दिया, ठीक है। तो ये कितना परसेंट दिख रहा है?
14%. अब इसको नंबर में बता दो कितना होगा। 280. 280 और 23 इसमें बोल रखा है ओनली कॉफी, तो बताओ ओनली कॉफी कितना है, परसेंटेज पहले बताओ। 8%. 8%। ओनली कॉफी का मतलब ये वाला। ओनली कॉफी 8%, तो नंबर में कितना हो जाएगा? 160. 160। ठीक है, बन गया। ठीक है, पूरा ड्रॉ कर लेने से अच्छा समझ में आ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन सही बना है हम लोग का, वैसा कुछ डिफिकल्ट नहीं था। मेरा फॉल्ट था कि मैंने स्टार्टिंग में ये थोड़ा गलत बता दिया, पहले सही बताया फिर गलत, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। बट नहीं, लैंग्वेज सही था, मुझे कुछ कंफ्यूजन हो गया था। द नंबर हैविंग ऑल द थ्री का मतलब जो तीनों चीज पसंद करेंगे, यानी कॉमन पॉइंट होगा। ठीक है, अच्छा ये बन गया। 21, 22, 23 तीनों हम लोग का कंप्लीट हो गया, तो ये हटा देते हैं। ठीक है, अच्छा अभी हम लोग क्या सीखेंगे? अभी हम लोग नया चीज सीखने वाले हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग नया चीज सीखने वाले, प्रोडक्ट सेट, इससे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो प्रोडक्ट सेट। प्रोडक्ट सेट क्या होता है? प्रोडक्ट का मतलब नॉर्मली हमें जो पता है कि मल्टीप्लीकेशन होता है, सही है। लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन का रूल्स कुछ अलग होगा। जैसे देखो, हम एक सेट लिखते हैं ए, जिसमें मैंने लिख दिया 3, 6, 7, 9, ऐसे अपने मन से ले रहे हैं। ठीक है, कुछ भी नंबर लेके किया जा सकता है, हम जस्ट समझाने के लिए रैंडमली नंबर ले रहे हैं जो भी मेरे मन में आ रहा है, 1 to 4। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ए इंटू बी, लेकिन इसे इंटू नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, ये देखने में इंटू जैसे हम लोग नॉर्मली इसको देखते हैं तो मल्टीप्लाई या इंटू बोलते हैं, लेकिन इसको यहाँ पर हम लोग बोलेंगे क्रॉस। ठीक है, इसे बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं, इसको क्रॉस बोलेंगे। इसको मल्टीप्लीकेशन है, लेकिन इसको नॉर्मली क्रॉस यूज किया जाता है वर्ड। ठीक है, ए क्रॉस बी ऐसे करके रीड किया जाता है। ए मल्टीप्लाइड भी रीड नहीं होता है, क्योंकि ये मतलब प्रैक्टिकली कोई मल्टीप्लीकेशन नहीं है। जैसे हम लोग 3 3 into 2 6 लिखते हैं, इस तरीके का कुछ होगा नहीं। ठीक है, फिर भी इसे प्रोडक्ट सेट बोलते हैं, उसका रीजन हम लोग देखेंगे। लेकिन इसको रीड करना है ए क्रॉस बी। अब लिखना कैसे है? ये एक सेट है, ए क्रॉस बी एक सेट है, तो सेट को हमें कैसे लिखना है? सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हो गए उसे ऐसे सेकंड ब्रैकेट के अंदर लिखना है, तो हम लोग भी सेकंड ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। ठीक है, अब लिखेंगे कैसे? अगर मुझे ए क्रॉस बी करना है, मतलब पहले ए का एलिमेंट फिर ही बी का एलिमेंट लिख सकते हैं, मतलब ऐसे लिखना है 3, 1। ठीक है, ए क्रॉस बी में पहला एलिमेंट आ जाएगा 3, 1, दूसरा यहाँ कॉमा देंगे, ये एक एलिमेंट हुआ, ये 1 एलिमेंट काउंट होगा, ये पेयर जो है ये 1 एलिमेंट काउंट होगा। फिर हो जाएगा 3, 2, फिर हो जाएगा 3, 4। पहले 3 के साथ सभी मल्टीप्लीकेशन हमें कर लेना है, लेकिन मल्टीप्लीकेशन का रूल्स ऐसा नहीं कि 3 into 1 3, 3 into 2 6, 3 into 4 12, ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। 3 1 3 2 3 4 जैसे एलिमेंट्स रहेगा वैसा लिखना पड़ेगा। उसके बाद कॉमा देके फिर नेक्स्ट ये 6 वाला जो है हमें लिखना पड़ेगा। तो क्या क्या लिखेंगे? 6, 1 6, 2 और 6, 4। ठीक है, ये बनेगा। अच्छा, ये बन जाने के बाद नेक्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा? 7। तो 7 से कैसे लिखेंगे? अब बताओ, अब बता सकते हो 7 से कैसे लिखेंगे, क्या क्या होगा? 7, 1 हम्म 7, 2 हम्म 7, 4 और एक बार होगा, और एक है 9, 1 हम्म 9, 2 हम्म 9, 4. ठीक है। क्या ऐसे ही लिखना है? हाँ, ऐसे ही लिखना है। यहाँ पर ऑर्डर मैटर करेगा। ठीक है, यहाँ पर जो लिखने का सिस्टम है उसको बोला जाता है ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, पेयर में लिखना है और वो भी ऑर्डर के साथ लिखना है। अब ऑर्डर कैसे होगा? ऑर्डर पेयर में ऑर्डर्ड ऐसे होता है ए कॉमा बी। ए कॉमा बी का मतलब क्या? हमेशा ए कॉमा बी ऐसा कुछ हमें एलिमेंट दिया हुआ रहेगा? नहीं, मैंने तो एग्जांपल अभी नंबर का दिया, ए भी दिया हुआ रहेगा, ऐसा बात नहीं है।
ए कॉमा बी का मतलब है एलिमेंट ऐसे लिखा जाएगा ए कॉमा बी। अब ए का मतलब क्या है, ए बिलोंग्स टू सेट ए, बी बिलोंग्स टू सेट बी, ये होगा व्हेन हम लोग क्या करेंगे, व्हेन ए क्रॉस बी इज डन। ठीक है, अगर हमें ए क्रॉस बी करना है, मतलब सेट ए क्रॉस सेट बी, ठीक है, तो जो ऑर्डर्ड पेयर में लिखा जाएगा उसमें पहला एलिमेंट ए से बिलोंग करना चाहिए एंड सेकेंड एलिमेंट बी से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, अगर इसको ए बी नहीं लिख के कुछ और लिखोगे, पी क्यू वैसा लिख लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो उसमें उस तरीके का ऑर्डर पेयर होगा। अच्छा, अगर हम ये बात समझा पाए, मुझे एक चीज बोलो कि B क्रॉस ए, इसी क्वेश्चन का B क्रॉस ए कितना होगा, पहले लिख लो, लिखने के बाद मुझे बताओ इस क्वेश्चन का B क्रॉस ए कितना होगा। क्या वही होगा जो A क्रॉस बी हुआ है या फिर कुछ और होगा? कुछ और होगा तो क्या होगा बताओ। 1,3, हम्म 1,6, हम्म 1,7, हम्म 1,9, और 2,3, हम्म 2,6, हम्म 2,7, हम्म 2,9, हाँ 4,3, हम्म 4,6, हम्म 4,7, 4,9। हाँ ठीक है, तो हम समझा पाए। ठीक है, तो ये होना चाहिए कि हम लोग अगर बी क्रॉस ए करते हैं तो पहला एलिमेंट बी से जाएगा एंड सेकेंड एलिमेंट ए से जाएगा। जितना सारा पेयर होगा वो तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या क्या एलिमेंट्स है, उतने सारे पेयर्स बनते जाएंगे। ठीक है, अब रहा बात, फिर इसको प्रोडक्ट क्यों बोला जाता है? जब इसका प्रोडक्ट होता ही नहीं है तो इसको प्रोडक्ट क्यों बोला जाता है? उसका एक रीजन है कि इसका नाम ऐसे प्रोडक्ट क्यों दिया गया। तो जब हम लोगों ने देखो ए क्रॉस बी किया, तो मुझे एक चीज बताओ, तो एन ऑफ ए क्रॉस बी का वैल्यू कितना है, मतलब कितने सारे इस सेट के अंदर एलिमेंट्स है। तो एलिमेंट्स, ये एक एलिमेंट काउंट होगा, मैंने बोला ना पेयर में एक एलिमेंट काउंट होगा। तो मुझे काउंट करके बताओ कि ए क्रॉस बी का वैल्यू कितना है, मतलब कितने सारे एलिमेंट्स। 12, हाँ 12। और एन ऑफ ए ये कितना है और एन ऑफ बी कितना है? N of A 4, हम्म N of B 3, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी, तो ये कितना आएगा? एन ऑफ ए है 4, एन ऑफ बी है 3, तो ये हो गया 12। ठीक है, और एन ऑफ ए क्रॉस बी भी 12 आया, मतलब हम लोग इससे ये कंक्लूजन लिख सकते हैं कि एन ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी हो रहा है, ये लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का वैल्यू 12 आया। क्योंकि ये रिलेशन सेटिस्फाई करता है, भले ही हमारा मल्टीप्लीकेशन रूल सेटिस्फाई ना करे, लेकिन यहाँ पर तो आके मल्टीप्लीकेशन रूल सेटिस्फाई कर गया कि 4 इंटू 3 12, ये भी 12 आ रहा है, तो इस वजह से इसे प्रोडक्ट सेट बोला जाता है। क्या ये हर जगह पे एप्लीकेबल होगा? बिल्कुल होगा। यहाँ पर भी करके देख लो, ये कोई भी प्रोडक्ट सेट पे एप्लीकेबल होगा उसके जो सेट एलिमेंट्स है उसके साथ। तो ये देखो यहाँ पर सेम तरीके से एन ऑफ बी क्रॉस एक काउंट कर लो कितना है। एन ऑफ बी तो मैंने यहीं से दिया है, तो एन ऑफ बी है 3 और एन ऑफ ए है 4। ये देख लो 12 है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो ये रिलेशन हर जगह पे सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन का ये रूल्स सेटिस्फाई होता है, तो इसीलिए इसका नाम है प्रोडक्ट सेट। बाकी इसमें प्रोडक्ट करके लिखने का रूल्स क्या है? क्रॉस बोलते हैं, ए क्रॉस बी, और इसको लिखने का रूल्स है कि ऑर्डर्ड पेयर में लिखना है। पहले सेट जो क्रॉस में पहला सेट लगा है उसका एलिमेंट पहले, दूसरा सेट का एलिमेंट उसके बाद आएगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट सेट को हम लोग बोल सकते हैं सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर है उसका सेट, इसको बोला जाता है प्रोडक्ट सेट। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग और एक चीज देखते हैं, और एक चीज भी इससे कंक्लूजन में ये आना चाहिए, देखो कि ए क्रॉस बी
बी क्रॉस ए, क्या ये वैल्यू इक्वल है कि अलग है? मैंने एन नहीं लिखा है, ये 12th को मत सोच लो, ठीक है। ए क्रॉस बी का मतलब क्या है? ये 3 1 3 2 3 4, और बी क्रॉस ए का मतलब ये सब है। क्या ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल है? Yes, ma'am. না, ইকুয়াল নয়, ভালো করে শোনো কথাটা। আমি এন অফ বলছি না, हम एन ऑफ नहीं बोल रहे। इसमें क्या लिखा हुआ है? 3,1 3,2 3,4 6,6,2 6,4 7,1। आप सोच रहे हो अगर ऐसा कि यहाँ 3 1 है या 1 3 है, कोई फर्क नहीं है? नहीं फर्क है। क्यों? क्योंकि इसमें ऑर्डर मैटर करेगा। तो ये 1 3 है, देखो ये 3 1 है, ये 3 2 है, यहाँ पर 2 3 है, ये अलग माना जाएगा, ठीक है। 1 6 और 6 1 एक चीज नहीं है, ठीक है। भले काउंटिंग में हमारा दोनों साइड 12 12 है, अगर ए क्रॉस बी देखोगे तो भी 12 है, बी क्रॉस ए देखोगे तो भी 12 है, लेकिन मैंने एन ऑफ नहीं लिखा है, मैंने लिखा है ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में जो वैल्यूज है क्या वो बराबर है, मतलब सेम वैल्यूज है क्या? No, ma'am. नहीं नहीं, क्यों नहीं हो रहा है? ये देखो, साउंड इतना स्लो हो रहा है, समझ में नहीं आया होगा। देखो इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर ये समझो कि 1,3 और 3,1 ये दोनों चीज सेम नहीं होता है, ठीक है। क्यों? वैसे तो सेट में सेम होता है। सेट में सेम क्या होता है? सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता है। ऑर्डर मैटर नहीं करता है मतलब ये ये देखो 3 1 है, ये ऑर्डर मैटर करने का मतलब मैंने क्या बोला था? देखो अगर मैंने लिखा 1 2 3 और मैंने लिख दिया 2 1 3, तो दोनों एक ही सेट है, तो एलिमेंट्स में कोई चेंजेस नहीं है ना। एलिमेंट्स में कोई चेंजेस नहीं, इधर उधर लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ तो एलिमेंट्स ही अलग है। 3,1 एक अलग एलिमेंट है, 1,3 एक अलग एलिमेंट है। अगर ये पेयर्स आगे पीछे लिखा हुआ रहता तो बात अलग होता, ठीक है। तो बात बराबर है। जैसे मान लो ये यहाँ पर जो भी पेयर्स में लिखा हुआ है यहाँ भी सेम लिखा हुआ है, बस ऑर्डर अलग है, तो वो बात अलग है। लेकिन ये तो एक खुद एक एलिमेंट है, तो ये 1 3 और 3 1 एलिमेंट्स के हिसाब से अलग है, ठीक है। 1 3 और 3 1 एक एलिमेंट नहीं है, सेम एलिमेंट नहीं है, इसीलिए ए कॉमा बी और बी कॉमा ए दो अलग वैल्यूज दे रहा है। बोलो समझ में आया कि नहीं? Yes, ma'am. नहीं समझ में आया है? ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए हमेशा बराबर हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। चलो देखते हैं, एक एग्जांपल देते हैं, मुझे आंसर दो, समझ में आ जाएगा। और भी पी का वैल्यू दिया हुआ है 1 2 3, क्यू का वैल्यू दिया हुआ है 7,9, ठीक है। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्यू क्रॉस पी कितना होगा और एन ऑफ क्यू क्रॉस पी कितना होगा? Q cross P 7, 7 2, 7 3, 9 1, 9 2, 9 3. हम्म अच्छा, अब पी क्रॉस क्यू भी दिखा दो तो कितना होगा, जस्ट इसके नीचे नीचे लिखो। 1 7, 1 7, हम्म 1 9, हम्म 7, हम्म 2, हम्म 3 7, हम्म 3. हम्म। अच्छा, अब ये बताओ कि क्या क्यू क्रॉस पी और पी क्रॉस क्यू सेम मतलब इक्वल या नॉट इक्वल है? Not equal. नॉट इक्वल है। क्यों? ये 1 7 है, ये 7 1 है, ये 1 9 है, यहाँ 9 1 है, यहाँ 2 7 है, यहाँ 7 2 है, ये 2 9 है,
ये 9 2 है, ये 3 7 है, ये 7 3 है, ये 3 9 है, ये 9 3 है। भले ही इधर उधर हो रहा है लेकिन ऑर्डर्ड, यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर मतलब रखेगा। अब अगर देखो यहाँ जो है यहाँ भी वही होता, बस ये ऐसे लिखा हुआ रहता है। सपोज कि P इंटू क्यू ऐसे निकल के आता है, हम नहीं आएगा, हम जस्ट एग्जाम्पल दे रहे हैं, मान लो ऐसे निकलता। ठीक है, मान लो कि P क्रॉस Q इतना आता और Q क्रॉस P इतना आ रखा है, तो क्या P क्रॉस Q और Q क्रॉस P इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस मैम। हाँ, ये इक्वल हो रहा है क्योंकि इसमें सेम वैल्यूज है, बस जो है मतलब जो एलिमेंट्स है सेट के अंदर उसमें ऑर्डर में चेंजेस है, तो वो ऑर्डर तो मैटर करता नहीं है, सेट थ्योरी में हम लोग पढ़े। लेकिन ये होना पॉसिबल नहीं है किसी भी हालत में, ये होना पॉसिबल नहीं है कि दोनों बराबर होगा, क्योंकि जैसे ही चेंज करके लिखोगे वो वैल्यूज अलग अलग दिखेगा। अगर अलग अलग वैल्यूज है, ठीक है, उस केस में अलग ही दिखेगा। अगर दोनों सेट बराबर हुआ तब शायद ऐसा ना हो। ठीक है, जैसे मान लो अगर P सेट में दिया है 1 2, ठीक है, Q सेट में भी दिया हुआ है 1 2, अब इसका P क्रॉस Q करो, देखो कितना आता है, 1 1 1 2 2 1 2 2। ठीक है, अब इसका Q क्रॉस P करो, देखो कितना आएगा। Q क्रॉस P में वही 1 1, ठीक है, फिर क्या आ जाएगा 1 2, फिर क्या आ जाएगा 2 1 2 1 और 2 2 2 2। अब बोलो ये दोनों सेम है कि नहीं? सेम। सेम है, ठीक है। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में सेम आना तभी पॉसिबल है एकमात्र जब हम लोग का ये दोनों सेट क्या होना चाहिए, इसको क्या बोलते हैं, कैसा सेट बोलते हैं? इक्वल से। इक्वल सेट। अगर इक्वल सेट में क्रॉस प्रोडक्ट हुआ तो आ सकता, ठीक है। चलो, तो ये हो गया। अब मुझे ये बता दो कि एन ऑफ क्यू इंटू पी कितना हो रहा है, जो क्वेश्चन में पूछा था मैंने। 6। 6 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अच्छा, अब देखो ए क्रॉस बी, जब भी हम नॉर्मल लिख रहे हैं, ठीक है, इसको कैसे डिनोट करते हैं, ये ऐसे बनता है, ऐसे लिखा जाएगा ए कॉमा बी सच दैट, ये बोला था मैंने सच दैट होता है ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। ये जनरल फॉर्म है कि अगर दो सेट ए और बी है, इसके जगह तुम लोग पी क्यू लिख लो, आर एस लिख लो, जो लिखना है लिख सकते हैं। अगर दो सेट ए क्रॉस ए और बी है और ए में ए एलिमेंट्स है, बी में बी एलिमेंट्स है, और अगर हम लोग ए कॉमा बी करके लिख रहे हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं ए क्रॉस बी, यानी प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड सेट बी। ठीक है, आई थिंक प्रोडक्ट सेट समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन। प्रोडक्ट सेट बस इतना ही समझना है, इसी से हमें रिलेशन समझना पड़ेगा। रिलेशन, ठीक है। अच्छा, रिलेशन हम यहाँ पर ए का वैल्यूज लिख रहे हैं। ए का वैल्यूज मैंने अपने मन से लिख लिया है 1 8 और 5, और बी का वैल्यूज 2 9 लिख लिया, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले निकालेंगे ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी कितना होगा 1 2 1 9, 8 2 8 9, 5 2 5 9, ठीक है। ये हम लोग का ए क्रॉस बी हो गया। अच्छा, अब ये प्रोडक्ट सेट हो गया। अब हम एक सेट बनाएंगे जिसका नाम लिख रहे हैं R1, ठीक है। रिलेशन सेट को R से डिनोट करते, किसी और से भी डिनोट कर सकते, लेकिन नॉर्मली रिलेशन सेट को हम लोग R से डिनोट करते। मैंने लिखा R1, आर भी लिखा जाता है, R1 इसीलिए लिखा है, हम और भी एक दो रिलेशन सेट लिखेंगे तो R1 R2 ऐसे नाम देना चाहते हैं, तो मैंने R1 चूज किया है, ठीक है। अब R1 में मैंने लिखा है कौन सा एलिमेंट्स आना चाहिए, ए कॉमा बी, इस पेयर में एलिमेंट्स आना चाहिए, क्योंकि रिलेशन सेट प्रोडक्ट सेट से ही बनता है। तो प्रोडक्ट सेट के अंदर अगर एलिमेंट्स पेयर में है तो उससे बने हुए सेट रिलेशन सेट, उसमें भी प्रोडक्ट उसमें भी पेयर्स में ही एलिमेंट आएगा। तो ए कॉमा बी सच दैट ए लेस देन बी, ये होना चाहिए, ठीक है। ए इज लेस देन बी, इसका मतलब क्या होता है, ए इज लेस देन बी,
हमें R1 सेट बनाना है जिसमें हमें वो ऑर्डर्ड पेयर लेना है जिसमें ये रिलेशन, इसको क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं रिलेशन। कि रिलेशन क्या है, एलिमेंट्स के अंदर रिलेशन ये है कि A इज लेस देन B होना चाहिए। तो मुझे बताओ कि R1 के अंदर क्या क्या वैल्यूज आएंगे। कहां से लेना है, A क्रॉस B से, क्योंकि प्रोडक्ट सेट के अंदर से ही रिलेशन सेट बनता है। तो इस प्रोडक्ट सेट से ये रिलेशन सेट बनाना है। बोलो क्या क्या एलिमेंट्स आएगा। 1,2, हम्म 1,9, हम्म 8,2, 8 8,2 8,9, हम्म 5,2, 5,9। नहीं ये तो गलत हो गया। ये सेटिस्फाई करना पड़ेगा ना, A इज लेस देन B। तो ये सब में A कौन सा है, ये शुरुआत में जो नंबर्स दिख रहे हैं ये सभी क्या है, A है। जहां पर ये लेस देन B कौन है, ये सभी B है, पीछे वाले सभी B है ना। तो उस हिसाब से बताओ, कुछ कुछ गलत हुआ है, कुछ कुछ सही है। क्या क्या नहीं होगा इसमें से बोलो। कौन सा नहीं होगा बोलो। अच्छा हम एक हिंट्स दे रहे हैं, ये वाला नहीं होगा, क्यों नहीं होगा बोलो। ये A है ये B है, तो क्या इसमें A इज लेस देन B हो रहा है, मतलब 8 लेस देन 2 है क्या। नो मैम। तो फिर ये नहीं होगा ना। और क्या नहीं होगा बोलो, ये तो मैंने समझा दिया। अब अगर समझ में आ गया है तो बोलो, और भी कुछ एलिमेंट्स है जो कि नहीं होगा। 5,2, ये वाला नहीं होगा। तो फिर क्या क्या होगा, 1 2 होगा क्योंकि 1 इज लेस देन 2, 1 9 होगा क्योंकि 1 इज लेस देन 9, 8 9 होगा क्योंकि 8 इज लेस देन 9, 5 9 भी होगा क्योंकि 5 इज लेस देन 9। मैंने इसको ऊपर लिख दिया, इसको यहाँ पर क्लोज कर दिया। अच्छा ये हो गया रिलेशन सेट। चलो और एक सेट लिखते हैं। अच्छा R2 निकाल के बताओ, इसी प्रोडक्ट सेट से R2 निकाल के बताओ जहां पर A कॉमा B पेयर में एलिमेंट्स होंगे सच दैट A ग्रेटर देन B। तो बोलो कौन कौन सा पेयर ऑफ सेट आएगा, इसी से बताओ, यही प्रोडक्ट सेट से, क्योंकि प्रोडक्ट सेट से ही रिलेशन सेट बनेगा, कोई भी प्रोडक्ट सेट से। तो मैंने इसी के हिसाब से एग्जांपल सेट कर R2 में क्या क्या है। 8,2, हम्म 8,9, 8,2 और 5,2, 5,2 और कुछ आएगा, ये सही हुआ है। और कुछ आएगा क्या, और कुछ नहीं आएगा। और कहाँ से आएगा देखो, ये चार जहां आ गए हैं वो तो यहाँ आने से रहा, क्यों, क्योंकि ये यहाँ पर A लेस देन B, ये तो जस्ट इसका ऑपोजिट है, तो ये सब तो आएगा ही नहीं। मतलब ये वाला ठीक है, ये और ये तीन नहीं आएगा। क्या आएगा, बस ये दोनों आएगा। तो ये दोनों लिख दिया, ठीक है, ये दोनों लिख लिया। अच्छा सही बात है। अब क्या इससे हम लोग, अब इसके बाद हम लोग ये कंक्लूजन में आ सकते हैं कि रिलेशन सेट इज सबसेट ऑफ प्रोडक्ट सेट। ये सभी रिलेशन सेट के लिए एप्लीकेबल होगा कि जितने भी रिलेशन सेट होंगे वो प्रोडक्ट सेट का सबसेट होगा ही होगा। क्या ये बात समझ में आता है, मतलब यहाँ पर R1 सबसेट ऑफ A क्रॉस B है, R2 सबसेट ऑफ A क्रॉस B है, क्या है कि नहीं है ये बताओ। आर A क्रॉस B में क्या एलिमेंट्स था, ये सब एलिमेंट्स था। R1 में क्या है, इसी सेट में से ये कुछ एलिमेंट्स चूज होके इधर आए हैं हमारे रिलेशन के अकॉर्डिंग। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं R1 इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B, क्या ये बन रहा है। सबसेट का डेफिनेशन क्या था कि एक सेट में
दो सेट अगर है, उसमें से किसी एक सेट का सारा एलिमेंट्स अगर दूसरे सेट में कंटेन करता है तो उनमें सबसेट का रिलेशन होता है। ऊपर से अगर सुपर सेट में ऐसा कम से कम एक एलिमेंट होता है जो कि सबसेट में नहीं है तो वो प्रॉपर सबसेट भी होता है। तो क्या इन दोनों में क्या रिलेशन है बोलो? सबसेट, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सब। हाँ, प्रॉपर सबसेट। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग मैम। तो प्रॉपर सबसेट का रिलेशन है ना? तो प्रॉपर सबसेट है तो हम लोग बोल सकते हैं सबसेट है। तो ऑलवेज रिलेशन सेट क्या होगा? प्रोडक्ट सेट का हमारा सबसेट होगा ही होगा। ठीक है। अच्छा, अब इसको हम लोग कैसे लिखते हैं मैथमेटिकली? इसको ऐसे लिखते हैं, आर सच दैट, मतलब रिलेशन सेट सच दैट ए टू बी का मतलब क्या होता है? ये रिलेशन सेट कैसे आया? ए क्रॉस बी करके, इसको ऐसे लिखा जाता है ए टू बी। रिलेशन किस में डिफाइन किया है? ए से बी में, ए टू बी सच दैट, ए टू बी में ऐसे ए कॉमा बी सच दैट ए इज इन सम रिलेशन विथ बी, ए बिलोंग्स टू ए कॉमा बी बिलोंग्स टू बी। ठीक है। तो ये मैथमेटिकली ऐसे करके इसे डिफाइन किया जाता है। ठीक है, ये चीज को ऐसे लिखा जाता है। इसको कैसे रीड करेंगे? बोल रहा है कि ए कॉमा बी, तो ये देखो ये तो पेयर सेट में होता है प्रोडक्ट सेट, और प्रोडक्ट से ही रिलेशन आएगा। तो ए कॉमा बी ऐसा होना चाहिए कि ए और बी में कुछ रिलेशन होना चाहिए। तो ये देखो ए और बी में रिलेशन, कभी मैंने लिखा ए लेस देन बी, ए ग्रेटर, क्या ये रिलेशन हमें बता देगा क्वेश्चन में? हाँ बताएगा, मैंने अपने मन से दिया है। तो रिलेशन है ए और बी में। पहले केस में रिलेशन है कि ए एलिमेंट्स जो है वो छोटा होना चाहिए बी से, दूसरे में मैंने दिया ए एलिमेंट्स जो है वो बड़ा होना चाहिए बी से। तो कुछ ना कुछ रिलेशन में होगा ए बी। ठीक है, जिसमें से ए पहले वाले सेट से बिलोंग करेगा। पहले वाले सेट का नाम मैंने ए दिया, तुम लोग कुछ भी दे सकते हो। और बी जो है वो दूसरे वाले सेट से बिलोंग करेगा। मतलब ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट एंड सेकेंड एलिमेंट बिलोंग्स टू सेकेंड सेट। ठीक है, अब उससे रिलेशन सेट बनेगा। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने क्या सीखा नया? प्रोडक्ट सेट सीख लिया। ठीक है, और क्यों से प्रोडक्ट सेट बोलते हैं। फिर हम लोगों ने सीखा यहाँ पर प्रोडक्ट सेट में एलिमेंट्स हमेशा बराबर हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन ऑर्डर्ड पेयर का काउंटिंग नंबर अगर काउंटिंग करेंगे तो बराबर होता है एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी, इसीलिए इसे प्रोडक्ट सेट बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए इसे प्रोडक्ट सेट बोलेंगे। मतलब ये रिलेशन सेटिस्फाई होता है, इसीलिए ये प्रोडक्ट सेट है। और प्रोडक्ट सेट का मतलब ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर, पेयर में नंबर्स हमें लिखने पड़ेंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसे बोलते हैं? अभी लिखते जाओ, हम समझा देंगे। इफ रिलेशन सेट कंटेन ordered pair in form of a comma a, b comma b, and so on. If relation set contain ordered pair in form of a comma b, then it must
कंटेन बी कॉमा ए। ट्रांजिटिव में लिखना है इफ रिलेशन सेट कंटेन एन ऑर्डर्ड पेयर A comma B and B comma C, it must contain A comma C. Equivalence. If relation is R plus S plus T, अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है तो वो खुद ब खुद इक्विवेलेंस होगा। ठीक है, अच्छा लिख लो, ये समझना पड़ेगा। देखो इसमें क्या बोला है, तीन तरीके का रिलेशन होता है। ठीक है, एक रिलेशन का नाम है रिफ्लेक्सिव, दूसरा होता है सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस, इस तरीके का रिलेशन होता है। ठीक है, अब रिलेशन सेट को हमें कैसे समझना है, बोल रहा है पहले रिफ्लेक्सिव देखो, अगर हमारे रिलेशन सेट में ये ऑर्डर्ड पेयर आ सकते हैं ए बी बी एंड सो ऑन का मतलब ए और बी एलिमेंट्स है, अगर ए बी बी सी सी डी डी सब आने लगे, ठीक है, तो फिर वो रिफ्लेक्सिव होगा। अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, धीरे धीरे ये चीज समझ में आएगा, उतना आसानी से नहीं आएगा। ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं, देखो कैसे समझ में आता है तुम लोग को। रिलेशन सेट यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे रिलेशन। ठीक है, तो हम एक रिलेशन सेट बनाते हैं। ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया, डैश हैज सेम हाइट एज डैश ओवर द सेट ऑफ ओवर द सेट ऑफ स्टूडेंट ए बी सी। ठीक है, तुम लोग चाहो तो कुछ नाम भी दे सकते हो। ठीक है, ए बी सी, ठीक है, ये तीन दे दिया है। ठीक है, जैसे मान लो अमर अकबर एंथनी, ठीक है, ये तीन दे दिया है, तो जो भी हो एबीसी ये तीनों नाम दिया है। ठीक है, मैंने अभी नाम ही समझो, अभी हम सेट के हिसाब से नहीं समझा रहे। मान लो तीन स्टूडेंट है जिसका नाम है एबीसी, क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है ए हैज सेम हाइट एज बी, सॉरी बी नहीं, पहले ए से ट्राई करेंगे, ए हैज सेम हाइट एज ए, क्या ये बात में कुछ गलत लग रहा है कि ए का हाइट ए की तरह ही है? क्या ये एकदम इम्पॉसिबल कुछ बात है या ऐसा हम लोग बोल सकते हैं? Yes, ma'am. ये लो, ये किधर चला गया? मुझे तो आता भी नहीं है ये किधर, ये तो कभी पहले हुआ नहीं, ये इधर से इधर कैसे चला गया? अब क्या हम इतना चीज फिर से लिखें? एक मिनट रुको तो, इसको एक बार बंद करके फिर से कर, पता नहीं किस में हाथ लग गया और ये ऐसा हो गया।
हाँ आ गया, बच गए। अच्छा देखो, बोल रहा है कि ए हैज सेम हाइट एज ए, क्या ये बोलना कुछ गलत है? बताओ, क्या ऐसा बोलने से कुछ गलत थोड़ी ना हो रहा है? क्या ये बोल सकते हैं हम लोग कि मेरा हाइट मेरे जैसा है? बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब मुझे एक चीज बताओ, तो हमारा ये ए कॉमा ए पेयर एग्जिस्ट करेगा, अगर हम लोग ये रिलेशन बना सकते हैं तो ए कॉमा ए लिख सकते हैं, तो इसको ऑर्डर्ड पेयर में कैसे लिखेंगे? ए कॉमा ए। अच्छा क्या हम बोल सकते हैं बी हैज सेम हाइट एज बी? क्या ये चीज बोल सकते हैं? अगर ये बोल सकते हैं ए का हाइट ए के जैसा है तो बी का हाइट बी के जैसा है, ये भी बोल सकते हैं। अच्छा क्या हम लोग ये बोल सकते हैं सी हैज सेम हाइट एज सी? बोल सकते हैं। अगर ए के लिए बोल सकते, बी के लिए बोल सकते, तो सी ने कौन सा गलती कर दिया? सी के लिए भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। तो हम लोग तीनों के लिए ऐसा बोल सकते हैं। क्या तीन से ही मुझे लिखना चाहिए? नहीं, चार पांच छह सात जितना लिखना चाहो लिख सकते हो, लेकिन समझाने के लिए तीन डेटा काफी होता है, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। अच्छा क्या हम लोग ये बोल सकते हैं ए हैज सेम हाइट एज बी? क्या ये पॉसिबल है कि एकदम इम्पॉसिबल है? क्या नहीं पॉसिबल? ये पॉसिबल है, हो सकता है, ठीक है, कि ए का हाइट बी के जैसा है, तो अगर ए का हाइट बी के जैसा है तो ऑर्डर्ड पेयर में ए कॉमा बी आ जाएगा, ठीक है। या फिर मैंने बोल दिया बी हैज सेम हाइट एज ए, अगर ऐसा है तो बी का हाइट ए के जैसा है, ऐसा हो जाएगा। लेकिन हमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन समझना है, हम पहले रिफ्लेक्सिव समझाना चाहते हैं। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या बोल रहा है, ये ऐसा एक रिलेशन सेट बनेगा जहां पर ऑर्डर्ड पेयर में ए बी बी सी सी इस तरीके का आना चाहिए, मतलब एलिमेंट्स का रिफ्लेक्शन होना चाहिए। जैसे अगर तुम लोग अपने आप को मिरर में देखते हो तो अपना ही रिफ्लेक्शन देखते हो ना, तुम लोग क्यों, कोई भी, ठीक है, हम भी देखते हैं तो मुझे भी अपना ही रिफ्लेक्शन नजर आता है, ठीक है। तो सेम चीज दिखना चाहिए, ए को ए दिखना चाहिए, बी को बी दिखना चाहिए, सी को सी दिखना चाहिए। ए को अगर बी दिख जाए तो फिर वो रिफ्लेक्सिव में नहीं आता है, ठीक है। तो अगर ए बी बी सी सी रिलेशन कंटेन कर रहा है तो ऐसे रिलेशन को हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्सिव, ठीक है। यहां पर हम लोग वो ए बी बी सी वाला पेयर्स नहीं लाएंगे, ठीक है। अब हो सकता है, लेकिन वो तो डिपेंड करता है ना। देखो ए का हाइट ए के जैसा ये कंफर्म है, लेकिन ए का हाइट बी के जैसा है, वो अगर होता है तो हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है। अगर वो होता है तो फिर वो हमारे दूसरे रिलेशन में चला जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं, ये देखो, सिमेट्रिक, ठीक है। तो सिमेट्रिक मतलब सेम, ठीक है, ए का जैसे हाइट है बी का भी वैसा ही है, तो दोनों में सेम सेम हाइट है, तो उसे सिमेट्रिक बोलते हैं। लेकिन रिफ्लेक्सिव में क्या हो रहा है, रिफ्लेक्सिव में हमें ये ए बी बी ए ये सब पेयर्स नहीं चाहिए, ए बी बी सी सी चाहिए। मतलब अगर तीन एलिमेंट है तो वैसा, अगर ए बी सी डी होता तो ए बी बी सी सी डी डी ई ई ऐसे एलिमेंट्स हमें चाहिए ऑर्डर्ड पेयर में। अगर ये पॉसिबल है तो ये रिलेशन को रिफ्लेक्सिव बोलेंगे, ठीक है। अच्छा अब देखो, अगर हम ऐसा लिखते हैं समझ में आएगा, ये वाला देखो, डैश हैज मोर वेट देन डैश ओवर द सेट ऑफ स्टूडेंट ए बी सी। हम हमेशा तीन एलिमेंट से ही समझाएंगे, तुम लोग भी तीन एलिमेंट से ही करना, जब भी क्वेश्चन करना इसी से बन जाता है, इससे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता है। अब मेरा क्वेश्चन ये है, क्या हम ये लिखेंगे तो सही बनेगा, ए हैज मोर वेट देन ए? क्या ये बात सही है? मतलब ऐसा क्या पॉसिबल होता है, ए हैज मोर वेट देन ए? नो मैम। नहीं, ऐसा कैसे बोल सकते कि ए का वेट ए से ज्यादा है? तो ए पेयर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। अच्छा क्या ये बोल सकते बी हैज मोर वेट देन बी? नो मैम। तो ये भी नहीं होगा। और सिमिलरली सी कॉमा सी भी नहीं होगा, क्योंकि हम लोग ये नहीं बोल सकते कि सी का वेट सी से ज्यादा। देखो सी का वेट सी के साथ बराबर है ऐसा बोल सकते हैं, मेरा वेट मेरे साथ बराबर है लेकिन मेरा वेट मेरे से ज्यादा है, ये तो लैंग्वेज ही सही नहीं हुआ ना। तो ये जो मैंने यहाँ पर रिलेशन लिखा, उससे ये सेट्स नहीं बन सकते हैं, ए बी बी सी सी। अगर ये सेट्स नहीं बन सकते हैं तो इसे हम लोग बोलेंगे नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। इसे हम लोग बोलेंगे नॉट रिफ्लेक्सिव। अगर ऐसे सेट नहीं बन सकते हैं तो इसे हम लोग बोलते हैं नॉट रिफ्लेक्सिव सेट, ठीक है। अच्छा तो अगर ये चीज समझ में आया तो अभी हम एक क्वेश्चन देते हैं, देखो एक एग्जाम्पल। ए 1
2 3 4 5, B 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ पर लिख दिया R1, मतलब रिलेशन सेट कैसा बनना चाहिए, A कॉमा B ऑर्डर्ड पेयर में बनना चाहिए सच दैट A लेस देन B, ये होना चाहिए, ठीक है। तो मुझे बोलो कि A लेस देन B में क्या क्या आएगा। पूरा A क्रॉस B नहीं लिख के बोल सकते हो, बोल सकते हो, थोड़ा ट्राई करोगे तो बोल ही दोगे। 1 1 1 2 1 1 नहीं आएगा, देखो A लेस देन B होना चाहिए ना, 1 1 आएगा। तो अगर A क्रॉस B करोगे तो उसमें 1 1 आएगा, लेकिन क्या रिलेशन सेट में 1 1 आएगा। मतलब पहले तो हमें प्रोडक्ट सेट करना पड़ेगा, चलो कोई बात नहीं, पहले प्रोडक्ट सेट बना लो, नहीं तो नहीं कर पाओगे। पहले प्रोडक्ट सेट बनेगा, उसी के बाद तो रिलेशन सेट बनेगा ना, पहले प्रोडक्ट सेट बनो। 1 1 बहुत बड़ा होगा और कुछ नहीं, 1 2 1 3 1 4 1 5, और क्या लिखें, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5, फिर 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5, और एक बार होगा 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5, ठीक है। जब भी कोई रिलेशन सेट निकालना होगा तो पहले तो प्रोडक्ट सेट निकालना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट सेट किस में होगा, जो भी दो सेट हमें दिया जाएगा, ठीक है। तो ये जो R1 है, ये मुझे A क्रॉस B से ही निकालना है, ये मैंने लिखा नहीं है लेकिन अभी लिख देते हैं। A क्रॉस B से निकालना है, मतलब B क्रॉस A भी तो तुम लोग सोच सकते हो ना। तो मुझे इसको देते वक्त मुझे ये लिखना चाहिए था कि A बिलोंग्स टू A और B बिलोंग्स टू ये A, यहाँ पर ये लिखने से ही बात क्लियर हो जाएगा कि ये रिलेशन है एंड A बिलोंग्स टू कैपिटल A और B बिलोंग्स टू कैपिटल B। जैसे ये बात दे दिया, इसका मतलब हमें A क्रॉस B करने के लिए बोला गया है, ठीक है। और एक R2 निकालना है तुम लोग को, जहां पर A कॉमा B होगा सच दैट A इक्वल B एंड A बिलोंग्स टू कैपिटल A और B बिलोंग्स टू कैपिटल B। ये बन गया, मतलब मुझे प्रोडक्ट सेट में A क्रॉस B करना है, B क्रॉस A नहीं करना। ये बात का कंफर्मेशन कहां से मिलता है, ये चीज को देखते हुए कि ए बी ऑर्डर्ड पेयर में जाएगा और A बिलोंग्स टू A और B बिलोंग्स टू B होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये A क्रॉस B करना पड़ेगा। अब मुझे बोलो R1 में क्या क्या आएगा और R2 में क्या क्या आएगा। 1 2 1 2 1 1 4 1 5 अच्छा 1 4 1 5 2 3 2 4 2 2 3 5 2 4 2 5 और 3 4 3 5 3 4 3 5 और एक है, और दो है। 4 5 और एक पहले छूट गया है, और एक छूट गया है। स्टार्टिंग में देखो, स्टार्टिंग में कुछ एक छूट गया है 1 2 के बाद। 1 3 देखो हमें कौन सा लेना है, जहां पर A लेस देन B है। तो A लेस देन B कहाँ का है, ये वाला है, ये वाला है। पहला एलिमेंट A है, ये वाला है, ये वाला है। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया A लेस देन B, A लेस देन B, A लेस देन B। ये नहीं, A लेस देन B कहाँ गया,
बस ये देखो, तो 1 2 1 3 1 4 1 5, 1 2 1 3 1 4 1 5, फिर 2 3 2 4 2 5, 2 3 2 4 2 5, 3 4 3 5 और एक 4 5, ये वाला, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, अब दूसरा वाला भी बताओ, R2। R2 में क्या क्या आएगा, ये तो आसान है। 1 1 2 2 3 3 हम्म, 4 4 5 5। हम्म। ठीक है, क्योंकि रिलेशन कैसा था, ए और बी बराबर होने चाहिए। अच्छा, अब बताओ इन दोनों में कौन रिफ्लेक्सिव है और कौन रिफ्लेक्सिव नहीं। R2 reflexive. हम्म, और ये वाला R1 Not reflexive set. नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव तभी होगा जितने भी एलिमेंट्स है उसमें अगर पेयर्स बनता है। तो यहाँ पर देखो एलिमेंट्स 1 2 3 4 5, इधर भी 1 2 3 4 5, तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 होना चाहिए। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 हो रहा है। अगर बाई चांस ऐसा होता, मान लो R2 में ये आता, आएगा नहीं, अगर आता है जैसे मानो 1 1 2 2 और 3 3 और 4 4 आया, ठीक है, क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा। 5 5 नहीं आया, लेकिन यहाँ एलिमेंट्स में 5 भी है, तो क्या रिफ्लेक्सिव होगा। सोच के बताओ थोड़ा। Yes, ma'am. नहीं, नहीं होगा, हमें ऑल ऑर्डर्ड पेयर करने पड़ेंगे। जैसे यहाँ देखो एबीसी दिया था ना, मैंने लिखा ए बी बी सी सी, अगर हम ऐसे लिखते, सी नहीं लिखा, बट यहाँ सी कंटेन कर रहा है, तो नॉट रिफ्लेक्सिव। बाई चांस अगर ऐसे होता है, बल्कि इसमें जो मैंने रूल्स दिया उसके अकॉर्डिंग तो हो नहीं रहा है, अगर होता है तो नहीं होगा। मतलब जितने भी एलिमेंट्स है सभी के ऐसे ऑर्डर्ड पेयर होने चाहिए, ए बी बी सी सी। तो यहाँ एलिमेंट ये ए, ये बी, ये सी, ये डी और ये ई, यहाँ पर भी देखो ए बी सी डी और ई, तो ए बी बी सी सी डी डी ई ई होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो फिर रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिर्फ ए बी बी होने से नहीं चलेगा, अगर ए बी सी है तो ए बी बी सी सी होना चाहिए, अगर ए बी सी डी है तो ए बी बी सी सी डी डी होना चाहिए। तो सिर्फ अगर ये होगा तो भी नॉट रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ठीक है, सभी ऑर्डर्ड पेयर के लिए होने चाहिए। ठीक है, सभी ऑर्डर्ड पेयर के लिए, मतलब सभी ऑर्डर्ड पेयर बनने चाहिए फॉर ऑल एलिमेंट्स, सभी एलिमेंट्स के लिए ऑर्डर्ड पेयर बनना चाहिए। अगर नहीं बना तो फिर नहीं होता है। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना है हमें। अच्छा, अब चलो नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर ऐसे लिखते हैं, कंक्लूजन ये आया कि इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, देन, ये कंक्लूजन नहीं, सॉरी, सिमेट्रिक का बता रहे, देन बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ये होना चाहिए। अगर ये रिलेशन होता है तो इसे हम लोग बोलेंगे सिमेट्रिक। यही लिखा था मैंने वहां पर, लैंग्वेज में देख लो, दिखाते सिमेट्रिक का। सिमेट्रिक में क्या बोला है, if relation set contains order pair in form of a comma b, then it must contain b comma a। अगर a comma b आ रहा है तो b comma a भी बनना चाहिए। अगर बनेगा तभी वो सेट क्या बन जाएगा, जो है सिमेट्रिक सेट बनेगा। जैसे हम ऐसे अगर लिखते हैं, मान लो एक सेट मैंने R1 बनाया, रिलेशन सेट, जहां पर एलिमेंट्स कैसे रहेगा, ऑर्डर्ड पेयर में। देखो अब तक तो ये समझ में आ जाएगा कि रिलेशन सेट में एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर में रहेगा। क्यों, क्योंकि वो प्रोडक्ट सेट से बनता है, प्रोडक्ट सेट में एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर में होते हैं। such that A is reciprocal of B। मैंने ये रिलेशन डिफाइन किया, और मान लो मैंने खुद ही R1 का वैल्यू लिख दिया। ठीक है, मैंने भी प्रोडक्ट सेट नहीं बनाया, हम एक एग्जांपल क्रिएट कर रहे हैं। R1 का वैल्यू मैंने लिखा 2,3, सॉरी 2/3, इसको कैसे रीड करेंगे, ये A है ये B है, तो 2/3 इज रेसिप्रोकल ऑफ 3/2। क्या ये बात सही है। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जब पलट जाता है तो रेसिप्रोकल बोलते हैं। तो 2/3 इज रेसिप्रोकल ऑफ 3/2, क्या ये सही है।
Yes, ma'am. तो अगर ये ए है ये बी है तो ये सेट रिफ्लेक्ट सिमेट्रिक तभी होगा अगर बी कॉमा ए भी होगा। तो बी कॉमा ए को क्या लिखेंगे, बी का एलिमेंट का वैल्यू मैंने क्या लिया हुआ है 3/2. 3/2 कॉमा क्या लिखेंगे 2/3. क्या इसमें भी वो सेम रिलेशन बन रहा है कि 3/2 इज रेसिप्रोकल ऑफ 2/3? Yes, ma'am. तो इस तरीके के सेट को हम लोग बोलते हैं क्या, सॉरी रेसिप्रोकल बोल रहे, सिमेट्रिक सेट बोलते हैं। जहां पर ए बी कंटेन करेगा तो बी ए भी कंटेन करेगा, ऐसे सेट को हम लोग बोलेंगे रेसिप्रोकल सेट। और भी एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कि मान लो मैंने लिखा 5,4 इज रेसिप्रोकल ऑफ 4,5। तुम लोग भी अपने मन से एग्जाम्पल बना सकते हो। मैंने 5/4 लिखा, तुम लोग कुछ और लिख लो। तो इसमें फिर ये 4,5 4/5 5/4 ये लिख देते हैं और देखते हैं कि मैच हो रहा है कि नहीं। तो ए इज मतलब 5/4 इज रेसिप्रोकल ऑफ 4/5, हाँ मैच हो रहा है। 4/5 इज रेसिप्रोकल ऑफ 5/4, हाँ मैच हो रहा है। तो ये क्या हो गया, ये दोनों सेट को ही हम लोग क्या बोल सकते हैं, सिमेट्रिक बोल सकते हैं। मतलब अभी मैंने क्या समझाने का कोशिश किया कि ए कॉमा बी अगर होगा तो बी कॉमा ए मस्ट कंटेन करेगा, उस चीज को मैंने समझाने का कोशिश किया कि अगर 5/4 होगा तो 4/5 5/4 4/5 होगा तो 4/5 कॉमा 5/4 भी होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब इतने से तो थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया, बाकी इसको और समझाते हैं। देखो ऐसे कॉलम बनाएंगे, ठीक है, ये ऐसे रिलेशन सेट ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन, रिलेशन सेट ऑर्डर्ड पेयर relation dash is in same batch as over the set of student A comma B। और एक लिखेंगे डैश इज younger than dash over the set of student A comma B। अच्छा चलो अब ट्राई करते हैं। तो मैंने रिलेशन दिया है इज इन सेम बैच एज, और मैंने दो स्टूडेंट का नाम लिया ए बी। क्या मुझे सी भी लेना चाहिए था? देखो सी लेने से डी भी लेना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो नहीं बनेगा। तो यहाँ पर ए बी और बी ए है, तो जब एलिमेंट्स लेंगे तो दो लेंगे। यहाँ पर भी मैंने दो लेते तो भी काम चलता, मैंने तीन लिया है, ठीक है, यहाँ पर भी तीन ले सकते हैं। तो ए बी होगा तो बी ए होगा, तो ए सी होगा तो सी ए होगा, ऐसा करके बहुत सारा हो जाएगा, तो उतना सारा चेक करने में दिक्कत होगा। तो सिमेट्रिक में हम लोग दो से चेक करेंगे ऑलवेज, ठीक है। तो यहाँ पर ए कॉमा बी दिया हुआ है। अब तुम लोग को बस ये सोचना है कि ये डैश में अगर हम लोग नाम लिखते हैं तो कितना सेटिस्फाई होता है। तो ए इज इन सेम बैच एज बी, क्या ये बात हो सकता है? ए उसी बैच में पढ़ता है जिसमें बी पढ़ता है, बोलो होगा कि नहीं होगा? Yes, ma'am. होगा, मतलब ए कॉमा बी कंटेन हो सकता है। तो सिमेट्रिक तभी होगा अगर बी कॉमा ए भी होगा। क्या बी कॉमा ए पॉसिबल है कि बी इज इन सेम बैच एज ए? Yes, ma'am. तो ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारा कैसा रिलेशन बन गया, सिमेट्री, ठीक है। अब तुम लोग बोलोगे कि इसमें ए और ए नहीं लिख सकते, ए इज इन सेम बैच, हाँ लिख सकते हैं ना, लेकिन वो तो हम लोग रिफ्लेक्सिव में देखते हैं ना। तो अभी तो हम सिमेट्रिक समझा रहे, तो हम ए लिख के नहीं समझाएंगे, हम ए बी लिख के ही समझाएंगे, ठीक है। सेम तरीके से ए इज यंगर देन बी, बोलो क्या ये पॉसिबल है? Yes, ma'am. हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, ठीक है। अच्छा अब अगर हम ये लिख देते हैं, देखो अगर ए बी होगा तो बी ए होना चाहिए, तभी जाके सिमेट्रिक होगा, ठीक है, तभी जाके क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। तो अब चेक करेंगे
कि बी ए होना पॉसिबल है कि नहीं। क्या ये अगर ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए बनेगा इस रिलेशन में, बताओ। Yes, ma'am. नहीं, ठीक से इंग्लिश पढ़ो, ठीक से इंग्लिश पढ़ो। अगर ए इज यंगर देन बी है तो क्या बी इज यंगर देन ए होगा? No, ma'am. नहीं होगा ना, कोई एक छोटा एक बड़ा ही तो होगा। बोलो समझ में आया या नहीं समझ में आया? हाँ, मैम. ये नहीं हो सकता है ना, मतलब या तो ए बी से बड़ा है या तो बी ए से बड़ा है। एट ए टाइम दोनों ही दोनों से बड़े हैं, ऐसा तो हम लोग नहीं बोल सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये क्या बन गया? नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, इस तरीके से देखा जाता है, ये बन गया हम लोग का नॉट सिमेट्रिक। चलो और एक देते हैं, देखो समझ में आता है कि नहीं। डैश इज स्क्वेयर ऑफ डैश ओवर द सेट ऑफ over the set of numbers a कॉमा b। ठीक है, तो ये शायद नंबर से ऐसे ना समझ में आए, तो हम एक काम करते हैं, दो नंबर ले लेते हैं। ठीक है, 2 और 4 ले लिया। ठीक है, अब अगर हम ऐसे लिखते हैं कि 4 इज स्क्वेयर ऑफ 2, क्या ये हो सकता है? No, ma'am. 4 इज स्क्वेयर ऑफ 2, ये नहीं हो सकता है। Sorry, ma'am. হবে. হবে তাই না, 2 এর স্কোয়ার ही तो 4। अच्छा, अगर हम ऐसे लिख ले, देखो इसका मतलब 4 2 तो बनेगा। ठीक है, क्या ऐसे ऐसे भी हो जाएगा? 2 इज स्क्वायर ऑफ 4, क्या ये भी बन जाएगा? No, ma'am. नहीं, कोई एक ही बनेगा ना। मतलब अगर 2 का स्क्वायर 4 है तो 4 का स्क्वायर भी 2 है, ऐसा तो नहीं होता है। मतलब ए बी आएगा तो बी ए आएगा, ऐसा तो नहीं कोई कंडीशन जनरेट हो सकता है इस रिलेशन में। जो रिलेशन मैंने दिया इज स्क्वायर ऑफ, मतलब अगर इसको एबीसी से देखा जाए, क्योंकि हमें एबीसी से समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन एबीसी से ज्यादा होता है, तो ए इज स्क्वायर ऑफ बी। मतलब अगर नहीं समझ में आता है ना, तो अपने मन से कोई भी एक एग्जांपल लेके तुम लोग सोच सकते हो। ठीक है, तो a इज स्क्वायर ऑफ b, ये हो सकता है कि भाई a जो है वो b के स्क्वायर करके आंसर आया, तो रिवर्सली ऐसा कभी नहीं हो सकता है b स्क्वायर ऑफ a। मतलब इस रिलेशन में a कॉमा b तो बिलोंग कर सकता है, लेकिन b कॉमा a बिलोंग नहीं कर सकता। मतलब कोई भी एक ही बिलोंग करेगा, या तो a कॉमा b या तो b कॉमा a, लेकिन हमें दोनों ही चाहिए। दोनों होगा तभी रिफ्लेक्सिव होगा। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव हुआ कि नहीं हुआ? सॉरी, रिफ्लेक्सिव बोल रहे हैं, सॉरी, सिमेट्रिक हुआ कि नहीं हुआ? मैंने गलती से रिफ्लेक्सिव किया। Not symmetric. नॉट सिमेट्रिक। पहले बोले, यहां तक समझ में आया कि सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव कैसे आइडेंटिफाई करना है? क्योंकि ये दो समझ में आएगा तभी जाके ये ट्रांजिटिव समझ में आएगा, क्योंकि ट्रांजिटिव अलग है। अच्छा, और एक समझेंगे फिर इक्विवेलेंस। तो पहले बोलो, यहां तक समझ में आया कि कैसे करके फाइंड आउट करना है? Yes, ma'am. ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम लोग ट्रांजिटिव देखेंगे। ट्रांजिटिव देखना है। ट्रांजिटिव में लिखो a कॉमा b एंड b कॉमा c, a कॉमा c ये होना चाहिए, ये तब बनेगा ट्रांजिटिव। ये मैंने क्या लिखा? अगर a कॉमा b और b कॉमा c है तो a कॉमा c ये बनना चाहिए। ठीक है, समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल लेंगे तो यहाँ पर लैंग्वेज देखो वही लिखा हो। इफ रिलेशन सेट कंटेन एन ऑर्डर्ड पेयर a कॉमा b एंड b कॉमा c, मतलब a कॉमा b पॉसिबल है, b कॉमा c भी पॉसिबल है, तो a कॉमा c होना ही पड़ेगा। इट मस्ट कंटेन, अगर होता है तो ट्रांजिटिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, चलो
फिर से लिखो रिलेशन सेट, हेडिंग करो रिलेशन सेट, ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर और रिलेशन। अच्छा, डैश इज ग्रेटर देन डैश ओवर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर ए बी सी। ठीक है, नेचुरल नंबर याद है हम लोगों ने लास्ट क्लास में सारा ये सब समझा था। नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर मतलब बचपन में जो सीखे थे 1 2 3 4। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स मान लो ए बी सी है। ठीक है, अगर हम लिख रहे हैं ए इज ग्रेटर देन बी, मान लो मैंने ऐसे 1 2 3 लिख लिया। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे, तो 1 इज ग्रेटर देन, अच्छा इसको ठीक करते हैं, ऐसे लिखते हैं 2 इज ग्रेटर देन 1। क्या ये ठीक है? 2 इज ग्रेटर देन 1। Yes, ma'am. ठीक है, 2 इज ग्रेटर देन 1 होगा। अच्छा, तो 2 को मैंने बी माना है और 1 ए माना है। ठीक है, तो इसका मतलब मेरा बी कॉमा ए एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, अच्छा अब बी कॉमा सी भी होना चाहिए। ठीक है, तो अच्छा ऐसे लिखेंगे ना तो नहीं होगा, रुको लाइन बाय लाइन ही लिखना पड़ेगा। तो इसको ऐसे अरेंज करते हैं, मैंने ऐसे ले लिया, मान लो ए बी सी को ऐसे ले लिया, 2 3 और 1 ऐसे लिया। ठीक है, ऐसे लिखेंगे तो समझने में आसानी होगा, वैसे भी होगा लेकिन एबीसी में कंफ्यूजन होगा। तो अगर हम लिख रहे हैं ऐसे कि नहीं, 3 to 1 में लिखना चाहिए मुझे, 3 to 1 में लिखना चाहिए, 3 to 1 में मुझे लिखना चाहिए। ठीक है, तो मैंने लिखा 3 इज ग्रेटर देन 2, ये पॉसिबल है। 3 इज ग्रेटर देन 2 बात सही है, मतलब मेरा ए कॉमा बी पेयर एग्जिस्ट कर सकता है, क्योंकि ए और बी, मैंने इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया। ठीक है, तो ए कॉमा बी पेयर एग्जिस्ट कर रहा है और बी कॉमा सी भी एग्जिस्ट करना चाहिए। तो बी मतलब कितना है, बी मतलब है 2, सी मतलब कितना है 1। तो क्या 2 इज ग्रेटर देन 1, ये बात सही है? 2 इज ग्रेटर देन 1, ये बात सही है? Yes, ma'am. सही है। ठीक है, अब मुझे क्या बनाना पड़ेगा, ए कॉमा सी, मतलब ए इज ग्रेटर देन सी होना चाहिए। ए का मतलब 3 है, सी का मतलब 1 है। क्या 3 इज ग्रेटर देन 1 ये सही है? Yes, ma'am. तो ए कॉमा सी भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो ए कॉमा बी एंड बी कॉमा सी एग्जिस्ट कर रहा है, एंड ए कॉमा, तो इसका मतलब ए कॉमा सी भी एग्जिस्ट कर जाएगा। तो इस ग्रेटर देन में ये होना बहुत ही नॉर्मल सा बात है। तो अगर हम लोग ए बी सी से भी देखते हैं, मैंने नंबर से लिखा ना, ए बी सी से भी समझ में आएगा। कैसे आएगा देखो, ये नंबर से लिखा, ए बी सी से भी समझ में आएगा। समझो, ए इज ग्रेटर देन बी बोल रहा है। ठीक है, मतलब एक ऐसा नंबर है जो बी से बड़ा है। फिर बोल रहा है कि बी इज ग्रेटर देन सी है, बी एक ऐसा नंबर है जो सी से बड़ा है। ठीक है, तो अभी मुझे एक चीज बताओ, मैंने ए भी लिखा, बी भी लिखा, सी भी लिखा, तो अभी ये तीनों में बड़ा वैल्यू कौन सा दिख रहा है? तो ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर देन सी। तो मुझे एक चीज बोलो कि ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, तो ए और बी और सी में से सबसे बड़ा कौन है? A. ए। ठीक है, ए जो है ये बिगेस्ट नंबर हो गया। क्यों बिगेस्ट नंबर हुआ? क्योंकि ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है। तो इसका मतलब बी अगर सी से बड़ा है तो ए उससे भी बड़ा ही होगा, क्योंकि ए तो बी से बड़ा है। ठीक है, ए का जो भी वैल्यू आएगा वो बी से तो ज्यादा ही होगा। तो बी सी से बड़ा है, अच्छा बात है, लेकिन वो ए से बड़ा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि वो बी से ही बड़ा है, बी उससे बड़ा है। ठीक है, और बी से बड़ा कौन? ए। ठीक है, तो ए बिगेस्ट हो गया। और अभी तक सी का क्या स्टेटस दिख रहा है, बिगेस्ट या स्मॉलेस्ट या स्मॉलर, क्या दिख रहा है? सी का क्या दिख रहा है? Smallest. स्मॉलेस्ट। ठीक है, ये सबसे छोटा नंबर दिख रहा है। तो क्या ये बन जाएगा, ए ग्रेटर देन सी बन जाएगा? Yes, ma'am. बनेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ए कॉमा बी बन जाएगा, बी कॉमा सी बन जाएगा, और ए कॉमा सी भी सेटिस्फाई कर जाएगा। अगर ये तीन चीज सेटिस्फाई कर जाएगा तो इसको हम लोग क्या बोलने वाले, इसको हम लोग बोलने वाले हैं ट्रांजिटिव।
इसको हम लोग बोलेंगे ट्रांजिटिव। इस तरीके से समझना पड़ेगा, इसको हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन बोलेंगे। तो रिफ्लेक्सिव सीखा हम लोगों ने, सिमेट्रिक सीखा, और ये हम लोगों ने सीख लिया ट्रांजिटिव। अच्छा, अब और एक ऐसा एग्जाम्पल ले लेते, चलो एक और एग्जाम्पल। डैश इज ट्वाइस ऑफ डैश ओवर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो मैंने ABC ले लिया, ठीक है। चाहो तो कोई नंबर से समझ सकते हो, चाहो तो नॉर्मल भी समझ सकते हो। चलो हम एक नंबर ले लेते हैं, 16, 8 और 4 ऐसे ले लिया। ये A है, ये B है, ये C है। तो मुझे एक चीज बताओ, क्या 16 इज ट्वाइस ऑफ 8 ये है? यस मैम। तो इसका मतलब 16,8 बिलोंग कर रहा है, मतलब हम लोग बोल सकते हैं A, B बनेगा। अच्छा, अब A, B के साथ और क्या बनना चाहिए? B, C। क्या हम ये बोल सकते हैं 8 इज ट्वाइस ऑफ 4? यस मैम। तो 8 इज ट्वाइस ऑफ 4 अगर बनेगा तो इसका मतलब B, C भी बनेगा, ठीक है। और क्या बनने से सिमेट्रिक, सॉरी ट्रांजिटिव हो जाएगा? अगर A, C होता है तो A का मतलब कितना है? A का मतलब है 16 और C का मतलब कितना है? 4। तो क्या 16 इज ट्वाइस ऑफ 4 है? नो मैम। नहीं। तो इसका मतलब इसमें क्या बना? A, B एंड B, C बना, ठीक है। बट ये नहीं बना, A, C नहीं बना। तो इस रिलेशन को हम लोग क्या ट्रांजिटिव बोल सकते हैं? नो मैम। नहीं बोल सकते, ठीक है। नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। मतलब देखो, A इज ट्वाइस ऑफ B हो सकता है, ठीक है। देखो अगर नंबर से भी देखेंगे, A इज ट्वाइस ऑफ B हो सकता है कि A B का डबल है, ठीक है। फिर B इज ट्वाइस ऑफ C, ये भी हो सकता है, क्योंकि हमें तो पता नहीं ABC का वैल्यू कितना है। तो अगर कोई बोल रहा है कि भाई A जो है वो B का डबल है, ठीक है, और जो C है वो, जो B है वो C का डबल है, B इज ट्वाइस ऑफ C। लेकिन ऐसा जरूरी तो नहीं कि A इज ट्वाइस ऑफ C हो, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। और हम लोगों ने प्रैक्टिकली भी देखा कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो कोई भी नंबर लगा के देख सकते हो। तो ये आंसर आ जाता है नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है, ये ट्रांजिटिव नहीं हुआ। अच्छा, अच्छा अब देखते हैं नेक्स्ट। और कुछ एग्जाम्पल लिया जा सकता है? ठीक है, चलो और कोई एग्जाम्पल हमें नहीं चाहिए। हम लोग एक क्वेश्चन करके देखेंगे। 7C का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। 7C का क्वेश्चन नंबर 1, देखो इसमें बोला है इज स्मॉलर देन ओवर द सेट ऑफ एग्स इन ए बॉक्स। एक बॉक्स में एग्स है, ठीक है। हमें क्या करना है? इज स्मॉलर देन रिलेशन देखना है कि ट्रांजिटिव होगा, सिमेट्रिक या रिफ्लेक्सिव या इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस कब होगा? अगर तीनों रिलेशन सेटिस्फाई होता है तो इक्विवेलेंस होगा। तो हम एक बॉक्स बनाते हैं जिसमें मुझे एग्स दिखाने हैं, ठीक है। ये समझाने के लिए कर रहे हैं, ड्रॉ जरूरी नहीं होता है बट समझने के लिए जरूरी होता है। तो हम लोग कितना एग लेंगे? देखो, हमें कोई भी रिलेशन अगर समझना है तो मैक्सिमम 3 और मिनिमम 2 एलिमेंट से हो जाता है, या तो ABC या तो AB। लेकिन मुझे तो नहीं पता कि यहाँ पर ट्रांजिटिव होगा कि रिफ्लेक्सिव होगा कि सिमेट्रिक होगा। तो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक के लिए तो AB काफी है, लेकिन ट्रांजिटिव के लिए ABC जरूरी है। तो हम लोग हमेशा 3 लेके करेंगे, क्योंकि हमें तो पता नहीं है कि ये रिफ्लेक्सिव होगा कि सिमेट्रिक की ट्रांजिटिव। तो हम ये 3 जो है एक बना लिए, ठीक है। क्योंकि इसमें इज स्मॉलर देन रिलेशन बोला है, तो हर एक दूसरे वाले एक से जो है छोटा या ऑपोजिटली देखूं तो बड़ा होगा। तो ये मैंने नाम दे दिया A, ये मैंने नाम दे दिया B, ये मैंने नाम दे दिया C, ठीक है। तो क्या बोला है? इज स्मॉलर देन, ये रिलेशन बोला है, डैश इज स्मॉलर देन, ठीक है। हम इस तरीके से लिख रहे हैं जैसे मैंने समझाया अभी एग्जाम्पल, वैसे ही मैंने इसको लिख डाला। इज स्मॉलर देन ओवर द सेट ऑफ एग इन ए बॉक्स। तो कितने सारे एग है नहीं बताया मैंने, कितना लिया? 3। क्यों लिया है? क्योंकि 3 से हम लोग तीनों रिलेशन चेक कर सकते हैं। अब मुझे बोलो क्या ये पॉसिबल है?
क्या ये पॉसिबल है? A इज स्मॉलर देन A, B इज स्मॉलर देन B, C इज स्मॉलर देन C, क्या ये पॉसिबल है? नो मैम। नहीं। तो इसका मतलब क्या रिलेशन नहीं होगा? रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव पॉसिबिलिटीज नहीं है। क्यों? क्योंकि ए ए, बी बी और सी सी पॉसिबल नहीं है। चलो सिमेट्रिक, सिमेट्रिक पे ट्राई करते हैं। सिमेट्रिक पे क्या होना चाहिए? अगर ए बी है तो बी ए होना ही चाहिए, बस ये दो से ही देखेंगे, फिर बी सी, सी बी इतना देखने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलो अब ये देखते हैं। अगर ए बी है तो बी सी होना, बी ए होना चाहिए। तो मुझे बोलो, अगर हम ये बोल रहे हैं कि ए इज स्मॉलर देन बी और बी इज स्मॉलर देन ए, क्या दोनों ही बात एक ही बार में पॉसिबल है, एक ही साथ में? नो मैम। नहीं है। तो फिर ये क्या रिलेशन नहीं बना? इसका मतलब ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक नहीं बना। ठीक है, चलो ट्रांजिटिव पे चेक करते हैं। ट्रांजिटिव पे क्या देखना पड़ेगा? अगर ए बी होता है और बी सी होता है, ठीक है, तो क्या होना चाहिए? ए सी होना ही चाहिए। तो देख लो, ए इज स्मॉलर देन बी, ठीक है, बी इज स्मॉलर देन सी। ये एक देखो, ए इज, ये मैंने ड्रॉ उसी तरीके से किया। अगर नहीं भी होता है तो ये रिलेशन हो रहा है कि नहीं चेक करो ना। ए इज स्मॉलर देन सी, ये तीन चीज होगा। ए इज स्मॉलर देन बी मतलब ए इज लेस देन बी, बी इज लेस देन सी, तो बोल रहा है ए इज लेस देन सी। क्या ये पॉसिबल है? अभी जैसे समझाया वैसे सोच के देखो कि ए बी से छोटा है। हाँ बोलो। यस मैम। पॉसिबल है, आराम से पॉसिबल है। अगर ए बी से छोटा है, जो कि ये ड्रॉ में देखो, ए जो एग है वो बी से छोटा है, बी जो एग है वो सी से छोटा है, तो ए एग तो सी से छोटा होगा ही, क्योंकि ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा है। ठीक है, तो अगर अब इतने में देखेंगे तो ए एकदम छोटा वाला है, स्मॉलेस्ट वाला बात हो गया ए में। ठीक है, और सी जो है उसमें बिगेस्ट वाला बात हो गया, क्योंकि सी जो है वो बी से बड़ा है और बी जो है वो ए से बड़ा है, तो ये बिगेस्ट हो गया। तो इसका मतलब ए जो है वो ऑलवेज जो है वो सी से क्या होगा? छोटा ही होगा। ठीक है, तो ये रिलेशन सेटिस्फाई करेगा। तो ये रिलेशन अगर सेटिस्फाई करेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ये बन गया ट्रांजिटिव। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा हम लोग का ट्रांजिटिव, यानी कि ऑप्शन ए। ट्रांजिटिव यानी कि ऑप्शन ए हो गया। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। is equal to over the set of rational numbers, equal to ओवर द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो रैशनल नंबर्स कैसे होता है? जिसको हम लोग पी बाई क्यू फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि ये जो रिलेशन है ये ट्रांजिटिव होगा, सिमेट्रिक होगा, रिफ्लेक्सिव होगा कि इक्विवेलेंस होगा। ठीक है, तो देखो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या बनना चाहिए? ए ए बी बी, ये होने से क्या होगा? रिफ्लेक्सिव। ठीक है, हम चेक करवा देंगे। अच्छा, और अगर ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए। अगर ये बन जाता है तो बन गया सिमेट्रिक। और अगर ए बी है, बी सी है, तो क्या बनना चाहिए? ए सी। अगर ये बनता है तो फिर क्या बन जाएगा? ट्रांजिटिव। ये याद रखना पड़ेगा, ये याद रखना ही पड़ेगा, तभी बना सकते। ठीक है, अच्छा अब हम लिख रहे हैं, हम नंबर से समझाने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें बोला है रैशनल नंबर्स जिसको हम लोग पी बाई क्यू फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं। क्या 2,2 ये लिख सकते हैं? 2 is equal to 2, क्या ये पॉसिबल है कि नहीं, पहले ये बताओ। यस मैम। ठीक है, और क्या ये रैशनल नंबर है? देखो रैशनल नंबर, हाँ बोलो। यस मैम। रैशनल नंबर है क्योंकि पी बाई क्यू फॉर्म में डिफाइन होना चाहिए, जहां क्यू नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर पी तो 2 है, क्यू कितना है? 1। 1 है। ठीक है, तो देखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन जाएगा, चाहे कोई भी डेटा ले लो। ठीक है, जैसे
ये लिख देते हैं 3 इज इक्वल टू 3, ठीक है। 4/15 इज इक्वल टू 4/15, ये लिख दिया। मतलब अगर मैंने 3 एलिमेंट लिया है, ए बी सी के जगह मैंने लिया है, मान लो ये बी बी होगा, ठीक है। मान लो मैंने लिया है 2 3 और 4/15। मान लो मैंने जो सेट ऑफ नंबर्स लिया है वो ऐसे लिया है 2 3 और 4/15, ठीक है। तो 2 इज इक्वल टू 2, 3 इज इक्वल टू 3, 4/15 इज इक्वल टू 4/15, ये तो पॉसिबल है। तो अगर ये पॉसिबल है तो ये हम लोग का रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव होगा। अच्छा, अब सिमेट्रिक में देखते हैं, ठीक है। तो सिमेट्रिक में ए कॉमा बी होना चाहिए, ए इज इक्वल टू बी होना चाहिए। तो हम एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं, क्या ये पॉसिबल है? 3/2 इज इक्वल टू 1.5, क्या ये पॉसिबल है? क्या ये दोनों रैशनल नंबर्स हैं? Yes, ma'am. ठीक है। अच्छा, अब ऑपोजिट लिखना पड़ेगा और देखना पड़ेगा बनता है कि नहीं। बोलो, क्या ये बन रहा है? Yes, ma'am. तो ये क्या बन गया? सिमेट्रिक, ठीक है। क्योंकि सिंपल सा बात है, 3/2 1.5 को 15/10 कर सकते, बन गया रैशनल नंबर। कैंसिल आउट करके देखो, 5 3 15, 5 2 10, ठीक है। तो 3/2 बन जाता है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट ये देखते हैं। मान लो मैंने ऐसे लिखा 6/4 कॉमा 3/2। बोलो 6/4 इज इक्वल टू 3/2 है कि नहीं? रैशनल नंबर तो है, पी बाई क्यू फॉर्म में किया, बोलो ये है कि नहीं? Yes, ma'am. और 3/2 कॉमा कर देते हैं 1.5, क्या ये सही है कि नहीं? Yes, ma'am. और इससे ये होना चाहिए ए कॉमा सी, ए मतलब 6/4, सी मतलब 1.5, क्या ये पॉसिबिलिटीज है कि नहीं है? Yes, ma'am. तो ये यस हो गया। तीनों यस होने से इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इक्वी इक्वी बैलेंस, ठीक है। ये तीनों होने से हम लोग इसे बोलेंगे इक्वी बैलेंस। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो हमें रैशनल नंबर से चेक करना है, क्या ये हमें खुद से सोचना पड़ेगा कि क्या नंबर, हाँ इस रिलेशन में लिखो ना, कोई भी रैशनल नंबर लेके लिखो इज इक्वल टू होगा कि नहीं। अब 3/2 के साथ ऐसा क्या लिखे कि इक्वल हो सकता है, पहले पॉसिबिलिटीज देखना पड़ेगा इक्वल होने का। तो 3/2 का इक्वल 1.5 होता है, तुम लोग लिख ही सकते हैं, ठीक है। 2/5 लिख लो, जैसे अगर 2/5 लिखोगे तो उसके साथ क्या सेट बनाओगे? 2/5 इज इक्वल टू 0.4, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। इस तरीके से हमें चेक करने आना चाहिए। एक थोड़ा वेट। हस्बैंड नीचे क्लास में चला गया। আমি তো ক্লাস নিচ্ছে, মিটিং আছে, আপনি একটু নিচে কথা বলে না। আমাদের বলে দিয়েছি তোরা পারবি কেউ বলতে পারবি ভাই না আমরা কি বলে দেবো ভগবান নামে তো বাবা বলে আমাদের দরকার আমি বাবা চাকরি যেটা ভগবানকে প্রচলিত মানুষের সন্তান আমি দেখবো ভগবানকে আমি যতটা দিতে পারবো আমাকে ভগবান যতটা সাথে আমি ফাঁকি দিই আর দিলে ভগবান আমাকে দেবে না, আমার ঠিক আছে। আপনার ঠিক আছে, দেখুন আমি যেটা খুশি হয়ে দ্বিতীয় আমি সেটাই দাও, তাহলে আমি নিচে কথা বলি না, যেটা বলছি সেটা আসলে ঠিক আছে।
ठीक है सर। अच्छा ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 तक हम लोगों ने कर लिया इक्विवेलेंस, ठीक है। इसके बाद जो है 3 4, ठीक है, ये सब जो है थोड़ा सा ट्राई करके देख सकते हो, ठीक है। तो ये बनेगा, या फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर सकते हैं, अभी और नहीं करवाएंगे, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं, जो भी सीखा है, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये टाइप्स ऑफ रिलेशंस पे ही जो है रेडी करने वाले हैं। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं। রাখছি ম্যাম। ठीक है।